हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम अप्रैल 2025 में वेक्टर्स और 3D के ऊपर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे के सारे हम सोल्व करेंगे। और बच्चों, इस लेक्चर को देखने से पहले आप 2024 और 2023 कम से कम इन दोनों सालों के पीवाईक्यूज तो बच्चों कंप्लीट कर ही लो। उनके सारी वीडियोस के और पीपीटी के लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हो, या वीडियो नहीं देखना चाहते तो एटलीस्ट सॉल्यूशन पीडीएफ है, उनसे आप अपनी डाउट्स क्लियर कर सकते हो। देखो, पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन पहले हम करते हैं। ए वेक्टर बच्चों आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन में लिख लो जो दे रखा है ना, 2 - 3 1। बी वेक्टर आपको बच्चों गिवन है 3 2 5। और एक सी वेक्टर ऐसा है जिससे कि ये कंडीशन बच्चों सेटिस्फाई होती है और ये इक्वल टू दे रखी है ना। और ए की सी के साथ डॉट दे रखी है, बी क्रॉस सी को डी बोला गया है, तो आपको ए क्रॉस ए डॉट डी का मैग्नीट्यूड निकालना है। निकाल लेंगे। देखो, जो जो गिवन है ना आपको उस पे आ जाओ पहले बच्चों। ये चीज गिवन है, इसका मतलब क्या है, मैं ए की क्रॉस बी से अलग कर देता हूँ, ए क्रॉस बी अलग कर दो, और सी क्रॉस बी बच्चों क्या कर दो, अलग कर दो, ऐसे लिख सकता हूँ। और ये क्या दे रखा है, -18 -3 और 12, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, ए क्रॉस बी तो हम निकाल ही सकते हैं ना, जब ए और बी दोनों दे रखे हैं तो बच्चों ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट तो आपको निकालनी आती है। मैंने नेक्स्ट पेज पे निकाल के दिखा दिया ए क्रॉस बी, वो आप खुद निकाल लेना। -17 -7 और 13, तो ये कितनी आ जाएगी, -17 -7 और 13, ताकि अपना टाइम सेव हो। ये तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। तो बस, अब एक बात बताओ मेरे को, ए क्रॉस बी, ये माइनस की जगह मैं प्लस लिख दूं तो ये बी क्रॉस सी हो जाएगा ना। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि बी क्रॉस सी की जगह मैं क्या लिखता हूँ बच्चों, डी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको डी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से फिर क्या होगा, ये वेक्टर क्या है बच्चों, डी है ना, तो सीधा डी वेक्टर आ जाएगा मेरा क्या, -18 -3 12। और इसमें से ए क्रॉस बी ये माइनस कर देता हूँ, -17 -7 और 13। अब देखो, ये माइनस माइनस प्लस, तो -18 + 17 -1। और ये कितना आ जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा -1, यानी कि डी वेक्टर आ गया। क्या आ गया बच्चों, डी वेक्टर आ गया। और बस, डी वेक्टर आ गया तो क्वेश्चन ही खत्म। क्यों, क्योंकि आपको निकालना क्या है, ए और डी की डॉट प्रोडक्ट तो निकालनी है। ए डॉट डी, ए कितना था देखो, 2 -3 1, डॉट -1 4 और -1, इनकी डॉट निकालना, -2 -12 -1 यानी -15। और इसका मैग्नीट्यूड अगर आपको चाहिए बच्चों, तो वो क्या हो जाएगा फिर, +15, यानी कि मोड चाहिए ना इसका, मैग्नीट्यूड का मोड। तो बच्चों कितना आंसर आ जाएगा, 15। बहुत आसान तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करवा दिया। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत ईजी है। अगर आपने मेरे सारे के सारे 2024 और 2023 के पीवाईक्यूज बच्चों किए ना वेक्टर के, मैं कहता हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है, इसमें से 7 क्वेश्चन आप खुद से सोल्व कर सकते हो, क्योंकि वहां से आपको तरीका पता लगेगा कि मैं करवाता कैसे हूँ वेक्टर के क्वेश्चन। इसमें आपको ए बी सी तीनों वेक्टर बच्चों कंप्लीट दे रखे हैं। ए है 1 2 1, बी वेक्टर क्या है 3 -3 और 3, और सी वेक्टर बच्चों अपने को क्या दे रखा है, 2 -1 2। ये तीनों वेक्टर दे रखे हैं। डी एक ऐसा वेक्टर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। बच्चों, कितने सारे क्वेश्चन हमने इस तरह से किए ना, कि बी क्रॉस डी, और इसको इधर ले आते हो ना, तो सी क्रॉस डी इक्वल टू क्या है बच्चों, 0 वेक्टर बच गया। तो यहाँ से डी वेक्टर कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, बी -सी। और मैंने बता रखा ना, ऑर्डर चेंज नहीं करते। और दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट जब बच्चों 0 वेक्टर होती है, तो इसका मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है तो मतलब फिर डी वेक्टर को हम क्या लिख देते हैं बच्चों, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी -सी लिख देते हैं ना। आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैंने 2023-24 में करवाए हैं ऐसे। और बी -सी तो आप निकाल ही लो, बी में से सी माइनस करोगे, देखो यहाँ से निकाल दूं मैं, बी -सी करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 में से 2 गया 1, -3 + 1, और 3 में से 2 गया 1, तो यानी कि ये क्या आ जाएगा 1 -2 और 1। ये बच्चों क्या आ गया आपका, डी वेक्टर आ गया। और डी वेक्टर की ए के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या दे रखी है, 4, ताकि लैम्डा निकल सके, है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है बताओ, ए और डी की डॉट प्रोडक्ट बच्चों कितनी है, 4। तो ए कितना है बोलो, ए कितना है आपका 1 2 1, और इसकी डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर के साथ, तो लैम्डा तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर ही रहेगा, 1 -2 1। ये डॉट आपको बच्चों 4 दे रखी है, तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा। देखो 1 -4 + 1, तो ये कितना आ गया -2, तो लैम्डा कितना आ गया बच्चों, -2 आ गया। लैम्डा आ गया तो फिर डी वेक्टर आ गया। डी वेक्टर क्या आ गया बताओ फिर, -2 टाइम्स -2 और 1 -2 1, -2 की मल्टीप्लाई कर दो तो -2 4 और -2, ये डी वेक्टर आ गया। अब तो क्या करना है बस आपको, ए और डी की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है और उसका मैग्नीट्यूड निकाल के स्क्वायर कर देना। तो निकाले ए क्रॉस डी, ए क्रॉस डी बच्चों आपको निकालना आता ही है, आई जे के। ए क्या है 1 2 1, और डी हमने अभी निकाल दिया -2 4 और -2। इसको सिंप्लीफाई कर लो अब बस, क्या आ गया ये -4 -4 -8, माइनस जे कैप इंटू -2 + 2, ये तो 0 हो गया, और प्लस के कैप इंटू 4 + 4 कितना हो गया बच्चों 8, यानी कि ये आ गया -8 0 और 8। और इसका क्या कर दो, मैग्नीट्यूड निकाल के
और उसका साथ में स्क्वायर भी कर दो, यानी कि स्क्वायर रूट मत लगाओ, बट 8 8 जा 64, 0 प्लस 64, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 128। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये तो। उसके बाद बच्चों देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दे रखे हैं, लिख लो। ए वेक्टर क्या है 1 1 1, बी वेक्टर क्या है बच्चों 3 2 -1, और सी वेक्टर क्या है, देखो आई का कंपोनेंट नहीं है ना, 0 लैम्डा और म्यू, यानी कि लैम्डा और म्यू दो अननोन है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और टी वेक्टर कैसा है बच्चों, एक यूनिट वेक्टर, हर चीज को ध्यान से पढ़ो। टी वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। बस मेरे को दिमाग में आ गई फिर से वही बात बच्चों, ए क्रॉस डी, और इधर ले आओ इसको माइनस बी क्रॉस डी इक्वल टू 0, ये तो वही लिख दूं वापस से। तो डी वेक्टर क्या आ जाएगा बच्चों, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए माइनस बी आ जाएगा क्या, है ना, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं पैरेलल, डी वेक्टर और ए माइनस बी क्या हो जाएंगे पैरेलल। और ए माइनस बी की तो वैल्यू अपने पास है ही, ए माइनस बी यहाँ से निकाल दूं, 1 में से 3 गया -2, 1 में से 2 गया -1, 1 + 1 कितना हो गया 2, ये आ गया। अच्छा अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों डी वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड इसका कितना है 1 है, मैग्नीट्यूड 1 है तो एक बात बताओ, लैम्डा तो बाहर रहेगा ना, लैम्डा तो बाहर रहेगा, और ये क्या आ जाएगा फिर 4 + 1 + 4, ये मैग्नीट्यूड 1 है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1/3। लैम्डा की वैल्यू 1/3 आ गई, तो देखो प्लस माइनस ले सकते हो आप, क्योंकि ये लैम्डा तो पता नहीं ना प्लस है कि माइनस है, तो इसको प्लस माइनस ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। तो टी वेक्टर आपका क्या आ गया फिर बताओ 1/3 इंटू -2 -1 2, तो बच्चों यहाँ से मैंने क्या निकाल दिया, कंप्लीट डी वेक्टर निकाल दिया, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब आगे पढ़ो, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अब सी की डी के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या है बच्चों 1, अब अपने को क्या निकालना है, देखो लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। अच्छा मैं क्या करता हूँ ताकि कोई बच्चा यहाँ कंफ्यूज ना होए, ये लैम्डा की वैल्यू में लैम्डा की जगह कोई नया अननोन पी यूज कर लेता हूँ ना, तो ये पी हो जाएगा, तो ये आ गया, ताकि इस लैम्डा और उस लैम्डा में कंफ्यूज ना हो आप। अब मेरे को लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है, इसके लिए मेरे को दो कंडीशन दे रखी है, क्योंकि डी वेक्टर तो आई क्या, सी की डी के साथ डॉट कितनी है 1, और सी बच्चों ए के क्या है परपेंडिकुलर, देखो दो कंडीशन है दो अननोन है, तो इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी, फिर मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब बस बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन रहेगा, अब सी डॉट डी 1 है, तो सी डॉट डी, सी कितना है बच्चों देखो 0 लैम्डा म्यू, और डी कितना है 1/3 -2 -1 और 2, ये 1 है बच्चों, तो बस कर दो, ये क्या आ जाएगा 0 माइनस में लैम्डा प्लस 2 म्यू, और ये 3 उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि माइनस लैम्डा प्लस 2 म्यू कितना आ गया बच्चों 3, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अच्छा अब देखो सी परपेंडिकुलर है ए के, यानी कि सी वेक्टर ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो मतलब सी डॉट ए क्या हो जाएगी बोलो 0, सी डॉट ए, और सी डॉट ए, और ए तो कितना है बच्चों 1 1 1, और सी क्या है 0 लैम्डा म्यू, ये डॉट प्रोडक्ट 0, यानी कि लैम्डा प्लस म्यू क्या आ गया बच्चों 0। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व कर लोगे, और ये क्या है सेकंड इक्वेशन देख लो, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, दोनों को सोल्व करो, ऐड करोगे तो 3 म्यू इक्वल टू 3, म्यू कितना आ गया 1, म्यू 1 आएगा, तो लैम्डा कितना आएगा बच्चों -1, दोनों आ गई वैल्यू। तो इसका मतलब जो अपना वेक्टर था ना ये सी वेक्टर कितना आ गया फिर आप मेरे को बता दो, ये था 0 लैम्डा और म्यू, यानी कि 0 -1 और 1, पूरा का पूरा बच्चों मैंने सी वेक्टर निकाल दिया। आपको निकालना क्या है, ये चीज आपको निकालनी है, तो लिख दे आंसर। फाइनली मैं आंसर लिख देता हूँ, क्या है बच्चों आंसर, मॉडुलस किसका, यानी कि मैग्नीट्यूड 3 लैम्डा डी, 3 लैम्डा डी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ सी वेक्टर, और इसके मैग्नीट्यूड का क्या है बच्चों स्क्वायर है, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू कितनी रख दो बोलो, लैम्डा की वैल्यू बच्चों -1, तो ये -3 टाइम्स आ गया, और प्लस म्यू की वैल्यू 1। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, देखना ये डी वेक्टर ये था, तो आपको तो 3D वेक्टर चाहिए ना, तो 3D वेक्टर क्या हो जाएगा, सीधा लिख दूं -2 -1 2, और वहां पे -3D चाहिए आपको, तो 2 1 -2 लिख दूं। देखो ये मैं इसको कह रहा हूँ आपको, ये -3D वेक्टर की जगह मैं बच्चों क्या लिख देता हूँ, -3D की जगह 2 1 -2, 2 1 और -2, और इसमें से सी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दो, सी क्या है 0 -1 1, 0 -1 1, और फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल के और उसका क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे, बस 2 में से 0 गया बच्चों कितना आ जाएगा 2, और 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, और -2 -1 माइनस के 3, और बस इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दो, ये 4 ये 4 और ये 9, 9 और 8 कितना हो गया 17। देखो कहीं से मिस्टेक होगी क्या, 2 1 -2, ये वेक्टर क्या था 2 1 -2, हमने ठीक किया, ये भी सही है, -3D प्लस सी, 3D की वैल्यू ये, और सॉरी 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 ये माइनस नहीं है, क्या है ये प्लस है ना, ये माइनस की जगह क्या करना चाहिए था मेरे को,
प्लस करना चाहिए था, तो प्लस कर देते हैं। तो 2 + 0 यानी कि 2, 1 - 1 0, और -2 + 1 यानी कि -1। बस इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के स्क्वायर कर दो, मतलब कि 4 + 0 + 1। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 5। तो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं है। एक एक स्टेप जो जो क्वेश्चन में कहा गया है वो अप्लाई करते जाओ और आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उसके बाद बच्चों स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एसटीपी या बॉक्स प्रोडक्ट आपको पता ही है डेफिनेशन, ए डॉट बी क्रॉस सी होती है और ये उसका सिंबल होता है। निकालते कैसे आपको पता है, डिटर्मिनेंट मेथड से ए बी सी के कंपोनेंट लिख देते हैं तीनों रो के अंदर, है ना। और आपको ये भी पता है कि इन तीनों में से कोई भी दो वेक्टर अगर इक्वल हो जाए या मतलब कि प्रोपोर्शनल हो जाए तो वो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाती है उसकी, एसटीपी क्या हो जाती है? 0। क्योंकि दो रो अगर बच्चों सेम हो जाती है या प्रोपोर्शनल हो जाती है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है ना। ये आपको अच्छे से पता है। जैसे ए डॉट ए क्रॉस बी कहीं पे भी लिखा आ जाए, ये ए और ए सेम है तो आंसर 0। बी डॉट ए क्रॉस बी कहीं पे भी लिखा आ जाए तो आंसर क्या आएगा? 0। ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं। तो इससे देखो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। थीटा एंगल है बच्चों इन दो यूनिट वेक्टर के बीच का, ए और बी दो यूनिट वेक्टर है, उनके बीच का एंगल क्या है बच्चों? ये है ना। तो आप ये बताओ मेरे को, दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर अगर थीटा है तो कोस थीटा की डेफिनेशन क्या होती है फिर? ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और बच्चों ये दोनों तो कैसे वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है ए और बी, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो कितना आ गया? मैग्नीट्यूड तो आ गया बच्चों 1, है ना। और कोस ऑफ थीटा, थीटा कितना दे रखा है? ये कंप्लीट थीटा है साइन इनवर्स √65 डिवाइड बाय 9, है ना। ये दे रखा है आपको। ए डॉट बी की यहाँ से बच्चों क्या आ गई? वैल्यू आ गई। बस बाहर कोस है तो अंदर भी मैं कोस इनवर्स चेंज कर देता हूँ। तो कोस इनवर्स साइन के अंदर बच्चों, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा क्या? तो ये कोस इनवर्स में लिखूंगा तो मैं क्या आ जाएगा? 4/9। तो इसको साइन इनवर्स को मैं बच्चों कोस इनवर्स लिखूंगा तो ये क्या आ जाएगा? 4/9। तो आई थिंक यहाँ से ए डॉट बी की वैल्यू आ गई कितनी? 4/9 आ गई, ठीक है। ए डॉट बी आ गया। अब देखो आगे निकालना क्या है। अब तो बस आपको ये सी वेक्टर दे रखा है एक, है ना, और आपको वैल्यू निकालनी है इसकी। अब आप ध्यान से पढ़ो, जो चीज़ आपको निकालनी है उसमें सी की डॉट एक बार तो किससे करनी है आपको? ए से। एक बार किससे करनी है बच्चों? बी से। और सी वेक्टर आपको क्वेश्चन में गिवन ही है। अब बस सी वेक्टर को लिख दो जो क्वेश्चन में गिवन है। क्या है देखो, 3a वेक्टर प्लस 6b वेक्टर प्लस 9a क्रॉस बी, है ना। अब मैं सी की डॉट प्रोडक्ट कर देता हूँ एक बार किससे? ए के साथ। क्यों? क्योंकि मेरे को चाहिए सी डॉट ए, ठीक है। तो दोनों तरफ ए के साथ डॉट प्रोडक्ट अप्लाई कर दो तो बच्चों ये क्या हो जाएगा बताओ? 3a डॉट ए हो जाएगा, 6 बी डॉट ए कहो या ए डॉट बी कहो, इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं। ये देखो ए की डॉट करोगे ना ए क्रॉस बी के साथ, और ये चीज़ तो क्या हो जाएगी? 0। ये चीज़ तो क्या हो जाएगी? 0। और ए डॉट ए क्या होता है बताओ? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो कितने हैं बच्चों? 1 है ना। ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड तो कितने हैं दोनों? 1। तो ये क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर। ए डॉट बी अभी हमने ऊपर निकाली है 4/9, और ये क्या है बच्चों? 0। तो 3 + 24, ये 3 पे काट दो, 3 2 जा 3 3 जा 8/3 यानी कि 17/3। बच्चों पहली इस एक्सप्रेशन का आंसर कितना आ गया? 17/3। अब सी वेक्टर को एक बार और लिख दो और फिर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, है ना। अब की बार सी की डॉट किसके साथ कर दो? बी के साथ। तो क्या आ जाएगा बताओ? 3a डॉट बी प्लस 6b डॉट बी और प्लस 9b डॉट ए क्रॉस बी। और ये लास्ट वाली टर्म तो 0 होने वाली है। ए डॉट बी अभी हमने निकाली है, और बी डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर होता है, और वो कितना है बच्चों? 1। और ये क्या है? 0। तो कितना आ गया बताओ? 4/3 + 6 यानी कि 22/3। मैंने इन दोनों एक्सप्रेशन का बच्चों क्या निकाल दिया? आंसर निकाल दिया। अब फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर 9 इंटू ये रहा सी डॉट ए। देखो सी डॉट ए हमने कितना निकाला था? 17/3, और -3 इंटू सी डॉट बी ये कितना है बच्चों? 22/3, 22/3। ये 3 पे काट दो, 17 3 जा 51 -22। तो फाइनल आंसर कितना आ गया बच्चों? 29। बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई नई बात इसमें है ही नहीं। अब बच्चों देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेक्टर में, कि अगर एक वेक्टर सी है जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के प्लेन में है, मतलब कि ए बी सी तीनों वेक्टर क्या है बच्चों? कोप्लेनर है। तो जो वेक्टर किन्हीं दो वेक्टर के प्लेन में लाई करता है तो उस वेक्टर को हम इन दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। मतलब सी वेक्टर को ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर लिखा जा सकता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है पहले से, है ना। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करके ये क्वेश्चन में बिल्कुल आसानी से सोल्व करके आपको दिखाता हूँ। आपको ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है। सी वेक्टर कैसा है? एक तो यूनिट वेक्टर है और वो ए और बी के बच्चों क्या है? प्लेन में है। तो ए और बी के प्लेन में है तो सी वेक्टर को मैं ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर बोलो लिख सकता हूँ।
ए वेक्टर क्या है 1 2 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, बी कितना है बच्चों 2 1 -1, तो इसको सोल्व कर लूँ 1 प्लस 2 लैम्डा आ जाएगा और 2 प्लस लैम्डा और 1 माइनस लैम्डा, ये आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी वेक्टर कैसे है बताओ, यूनिट वेक्टर है और वो ए के क्या है परपेंडिकुलर भी है, तो बस इसमें ना यूनिट वेक्टर वाली डेफिनेशन यूज मत करो क्योंकि फिर तो उससे लैम्डा की वैल्यू बहुत टफ आएगी, है ना। इससे अच्छा क्या है सी वेक्टर बच्चों परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है, तो बच्चों इनकी डॉट को सीधा ही क्या रख दो 0, तो ए वेक्टर क्या है 1 2 1 और सी वेक्टर क्या है 1 प्लस 2 लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा, और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। देखो 1 की 2 1 प्लस 2 लैम्डा से करोगे, 2 की 2 प्लस लैम्डा से करोगे तो 4 प्लस 2 लैम्डा आ जाएगा, 1 की 1 माइनस लैम्डा से करोगे तो 1 माइनस लैम्डा आ जाएगा, तो कितना आ गया 3 लैम्डा इक्वल टू -6, तो लैम्डा बच्चों कितना आ गया -2, देखो लैम्डा आ गया, लैम्डा आ गया तो फिर बच्चों सी आ गया ना, सी वेक्टर देखो लैम्डा को -2 रखो तो ये -3, ये कितना आ गया 0 और ये कितना आ गया बच्चों 3, सी वेक्टर आ गया। अब आपको पूछा क्या गया है देन सच ए वेक्टर सी कैप, देखो सी कैप निकालना है, मतलब कि जो सी वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड से क्या करना पड़ेगा आपको डिवाइड, और मैग्नीट्यूड कितना होगा 9 इंटू 2 यानी कि 3√2, तो सी कैप बच्चों क्या आ गया सी कैप आ जाएगा इस सी वेक्टर को डिवाइड कर दो इसके मैग्नीट्यूड से, है ना, प्लस माइनस का साइन ले सकते हो आपको पता है क्योंकि दोनों तरफ हो सकता है वेक्टर, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी, तो देखो 3 तो काट दो 1/√2 बाहर और 3 काटोगे तो क्या बचेगा -1 0 1 यानी कि 1/√2, ये माइनस आई कैप और प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप, यानी कि ये आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। उसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को बच्चे देख के डर गए और मुझे ये समझ नहीं आया क्यों डरे, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर भी ऐसा कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। मैं इसी क्वेश्चन को आपको ना 3 मेथड बताऊंगा बच्चों सोल्व करने के, ताकि आपका दिमाग खुले कि कैसे कैसे सोचा जा सकता है क्वेश्चन के बारे में। आपको ना एक ट्रायंगल दे रखी है, देखो डायग्राम से समझाता हूँ आपको ये क्वेश्चन क्या मतलब है इसका, ए बी सी, इस ट्रायंगल के बच्चों अगर वर्टिसेस गिवन होते ना फिर तो ये क्वेश्चन खत्म था, लेकिन वर्टिसेस नहीं दे रखे आपको, 3 साइड्स इस ट्रायंगल की बच्चों दे रखी है जो इन वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट होती है, मतलब कि ये जो वेक्टर है ना 2i - j प्लस के कैप, वो ए का जो पोजीशन वेक्टर नहीं है वो ए बी वेक्टर है या बी ए वेक्टर है, ठीक है, ये साइड्स वेक्टर है, मतलब कि ये जो 3 वेक्टर है बच्चों ये इन वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर नहीं है, बल्कि इनकी साइड्स को जो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर सी ए वेक्टर, ये वाले वेक्टर है। लेकिन मैं कहता हूँ मुझे अगर पोजीशन वेक्टर पता लग जाए ना तब बिल्कुल आसान काम है, लेकिन बच्चों पोजीशन वेक्टर कैसे पता लगेंगे, कम से कम एक वर्टेक्स तो आपको पता होना चाहिए ना, तभी तो पोजीशन वेक्टर पता लगेंगे तीनों के तीनों। इसलिए मैं बोलता हूँ बच्चों कि क्या एक को आप ओरिजिन मान लो, एक को क्या मान लो बच्चों ओरिजिन, इससे ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा समझो, है ना, ये ओरिजिन मान लो यानी कि 0 0 0। इससे क्या बेनिफिट होगा कि ये जो ए बी वेक्टर आपको दे रखा है ना, तो फिर ये जो पॉइंट है 2 -1 1, ये जो पॉइंट है ये बी का ही पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। बताओ क्यों बन जाएगा, क्यों बन जाएगा आप बताओ, क्योंकि अब ए बी वेक्टर में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 2 - 0 -1 -0 1 -0, तो ये सेम ही आ जाएगा ना। तो ओरिजिन मानने से बच्चों ये फायदा होता है हमेशा कि ये जो वेक्टर है ये इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ही बन जाएगा। अब आप समझ गए मेरी बात, ठीक है, बस आप क्वेश्चन खत्म। अच्छा ये कौन सा वेक्टर है पी सी वेक्टर यानी कि आई कैप, ये इसको सी के कोऑर्डिनेट मत लिखते ना, अभी हम देखेंगे, ये है ना, ये आपको दे रखा है, ये कौन सा वेक्टर है बच्चों बीसी साइड को रिप्रेजेंट करने वाला, और बीसी साइड को रिप्रेजेंट करने वाला पूरा वेक्टर है, तो बताओ फिर सी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे। मैं मान लो एक बार सी को मैं एक्स वाई जेड मान लेता हूँ, ठीक है, सी को अगर मैंने बच्चों एक्स वाई जेड मान लिया तो बीसी वेक्टर होता क्या है बताओ, सी माइनस बी यानी कि एक्स -2 और वाई +1 और जेड -1, ये क्या हो गया 1 -3 और -5, तो x -2 1 है तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 3, और y की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी -4, और z की वैल्यू क्या आएगी -4, यानी कि c पॉइंट आ गया अपना कितना 3 -4 और -4, तो इसको लिख दो 3 -4 और -4। अच्छा आप वेरीफाई कर लो कि क्या जो बच गया ये वाला, ये इसका बच्चों पॉइंट हो जाएगा, ये क्या है 3i कैप -4 j कैप -4 k कैप, है ना, देखो यही तो है, 3 -0 करोगे तो 3 आ गया, -4 -0 करोगे तो देखो कितनी आसानी से मैंने सोल्व करके दिखा दिया। समझ गया आप मेरी बात अब, तो इससे क्या बेनिफिट हुआ कि आपने तीनों के तीनों वर्टिसेस निकाल लिए, और वर्टिसेस निकल के बच्चों तो अब ये क्वेश्चन खत्म, क्योंकि अब आपको क्या दे रखा है जी, इसकी क्या है सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड तो आपको सबको पता ही है, सेंट्रोइड क्या होती है किसी भी ट्रायंगल की बच्चों, तीनों ये जो पोजीशन वेक्टर है ये मान लो बच्चों क्या है ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, तो बता दो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं।
जी, जी है ना ये, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है मान लो जी वेक्टर है, तो जी वेक्टर क्या होता है बताओ, ए प्लस बी प्लस सी बाय 3, यही होता है ना सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर। तो बस इन तीनों को ऐड करके 3 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो तीनों को ऐड करो 0 0 0, और ये क्या है बच्चों 2 माइनस 1 1 प्लस 3 माइनस 4 माइनस 4, और 3 से डिवाइड कर दो। 0 0 0 को तो छोड़ ही दो, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, माइनस 1 माइनस 5, ये माइनस 5, ये कितना हो गया बच्चों 3, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा बच्चों 3, ठीक है। बस एक बार मैं इतना ही छोड़ रहा हूँ जी वेक्टर को। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको निकालना है बच्चों ए जी वैक्टर निकालो, बी जी वैक्टर निकालो, सी जी वैक्टर निकालो, फिर ये सारी एक्सप्रेशन का आंसर निकाल देंगे। अब तो निकल जाएगा। बताओ ए जी वैक्टर क्या होगा, ए जी वैक्टर यानी कि जी के कोऑर्डिनेट निकल गए ना, क्या निकल गए बताओ, 1/3 तो बाहर रखो, 5 माइनस 5 और 3, जी के कोऑर्डिनेट आ गए। अब ए जी निकालना है तो जी माइनस ए कर दो ना, जी माइनस ए कर दो, तो ए तो 0 0 ही है, तो फिर ये तो क्या हो गया बताओ, सेम ही आ जाएगा, ये तो सेम ही आ गया है ना। और ए जी का क्या निकाल दो बच्चों, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी निकाल दो साथ में, क्योंकि हमें चाहिए। तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और नीचे 9 आएगा ना, तो पहली क्वांटिटी तो बच्चों अपने पास आ गई, ठीक है। अब बीजी वेक्टर निकालो, बीजी वेक्टर देखो, बीजी वेक्टर अब ध्यान से निकालना, क्योंकि बी के कोऑर्डिनेट 0 0 0 नहीं है, तो फिर क्या होगा ये बताओ, ये 2 में से माइनस करोगे क्या 5/3, बीजी वेक्टर आपको निकालना आता है, चाहे बीजी निकाल लो जी भी निकाल लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 1 में से -1 में से माइनस करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा फिर 1 में से 1 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 0, तो ये कितना आ गया बच्चों 1/3, और ये कितना आ गया 2/3, और ये कितना आ जाएगा 0 आ गया क्या, ठीक करते हैं हम, देख लो एक बार। 2 माइनस 1 1, 2 में से 5/3 माइनस करोगे, ठीक है, हमने माइनस कर दिया 6, और 6 में से 5 गया 1/3, ठीक है। फिर -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5/3, तो -1 प्लस 5/3, तो 5 में से 3 गया 2, 2/3, और 1 -1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बीजी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या निकाल देता हूँ मैं, स्क्वायर निकाल देता हूँ, तो ये क्या आ गया 1/9, और ये कितना आ जाएगा बच्चों 4/9, यानी कि 5/9 है ना, ये क्या आ गया आपका 5/9 आ गया बीजी वेक्टर, ठीक है। और अब क्या निकाल दो, सी जी वैक्टर निकाल दो। सी जी वैक्टर बच्चों क्या होगा, सी माइनस जी करो या जी माइनस सी करो, है ना, तो कितना हो जाएगा बताओ 3 माइनस 5/3, 3 माइनस 5/3, और ये -4, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, ये हो गए। अच्छा -4 और माइनस के क्या हो जाएंगे 1, 3/3, तो ये कितना हो गया 9 में से 5 गए 4/3, और ये कितने हो जाएंगे 5 में से 12 गए -7/3, और ये कितने हो गए माइनस के 5, और इसका क्या निकाल दो बच्चों मैग्नीट्यूड, और ये क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ना, ये मैग्नीट्यूड का क्या है सॉरी स्क्वायर है, ये स्क्वायर निकाल दो, नीचे तो 9 आ ही जाएगा, ठीक है। नीचे 9 आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, मैं इसको ऐसा कर देता हूँ ना, नीचे 9 नहीं लिखता मैं, ये तो कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको, मैं सीधा निकाल के दिखा देता हूँ क्या आएगा, देखो 16/9 आएगा, और फिर ये 49/9 आएगा, और फिर ये 25 आएगा, है ना, और 9 अब एलसीएम लोगे ना, तो कितना आएगा बच्चों, ये तो आएगा 65, और ये कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा क्या, तो यानी कि 290/9 आ गया, ठीक है, कितना आ गया 290/9। अब ठीक है, अब बस आपको क्या करना है बच्चों, इस एक्सप्रेशन का आंसर निकालना है, मतलब 6 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर क्या आ जाएगा फाइनल अपना बच्चों, 6 से मल्टीप्लाई कर दो इन तीनों मैग्नीट्यूड को, इसको इसको और इसको ऐड करके, 59/9 प्लस 5/9, 59/9 प्लस 5/9 प्लस 290/9, है ना, 290/9, ये लो 9 एलसीएम आ गया, तो 6/9, और ये कितना हो गया बताओ मेरे को 64, और 290, तो कितना आ गया ये 354, 354, तो ये आ गया बच्चों 2/3 इंटू 354, और ये 3 पे कट रहा है, 3 1 जा 3 18 जा, तो आंसर कितना आएगा आपका 236, 236 आंसर आ रहा है क्या, 164 आ रहा है। देखो कहाँ पे मिस्टेक होगी अपने से, जी वेक्टर मैंने निकाल दिया, ए प्लस बी प्लस सी, जी के कोऑर्डिनेट एक बार मैं दोबारा चेक करूं, इनको ऐड करना है 2 + 3 5, -1 -4 -5, और 1 -4, सॉरी 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 यार, ये 1 -4 क्या आना चाहिए था, 1 -4 -3 आना चाहिए था, है ना, बस इसकी वजह से ये सारा क्वेश्चन आगे क्या हो गया अपना रॉन्ग हो गया, चलो कोई बात नहीं मैनेज कर लेंगे। तो ये कितना आ गया बच्चों -3 आ गया ना, मैं इसको ऐसा करता हूँ इरेज कर देता हूँ इसके बाद, ये तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। देखो कई बार लिखते लिखते ना मैथ्स ऐसे ही सब्जेक्ट है, एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से क्या आ गया अपना आंसर गलत आ गया, सिर्फ
1 माइनस 4 देखो मैं क्या लिख गया उसको 3 लिख गया। इसको हम हटा देते हैं और इसको दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। इसको हम हटा ही देते हैं। चलो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो क्या आ गया था हमारे पास, ये जी वेक्टर आ गया। जी वेक्टर आ गया तो फिर बी के कोऑर्डिनेट हमारे कितने थे, बी के कोऑर्डिनेट तो हमने लिख ही दिए थे ना, ये थे अपने 2 माइनस 1 और 1। तो हम निकाल रहे थे क्या, ए जी निकाल देते हैं हम। तो ए जी तो यही आ जाएगा सेम है ना, ए जी तो बच्चों सेम यही आएगा 5 1/3 बार है ही 5 माइनस 5 माइनस 3। तो ए जी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो सही था अपना 1/9 और ये 59 आ गया था है ना, 59/9 ये है। पी जी का मैग्नीट्यूड बच्चों निकाल लो। पी जी का मैग्नीट्यूड अगर आप निकालोगे तो पी से लेके जी इसमें मिस्टेक हुई बस है ना। तो ये कितना आएगा 2 माइनस 5/3, ये तो ठीक था। और ये कितना आएगा -1 प्लस 5/3 और ये -3 है ना। और ये क्या आ जाएगा फिर 1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। बस यहाँ पे हम 0 लिख देते ना, वो +1 आएगा। तो ये 1/3 और ये कितना आ जाएगा बच्चों 2/3 और ये 2 है, 2 को मैं 6/3 लिख दूँ ताकि नीचे सबके 3 हो जाए है ना। तो बी जी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आसान हो जाएगा, 9 नीचे लिख दो और ऊपर 1 और 2 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, यानी कि ये आ गया 41/9। और इसी तरह से बच्चों क्या लिख दो अब आप, सी जी वैक्टर लिख दो। सी जी वैक्टर लिखोगे तो बताओ कितना आएगा 3 माइनस 5/3, 3 माइनस 5/3 -4 प्लस 5/3 और -4 प्लस 1 आ जाएगा ना। तो ये कितना आ गया बताओ 4/3 और ये कितना आ जाएगा माइनस के 7/3 और ये -3 को मैं -9/3 लिख देता हूँ ठीक है, ताकि जब मैं मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालूंगा तो नीचे सबके क्या आएगा 9 आ जाएगा। 16 49 और 81 तो ये 146/9 आ गया ठीक है, 146/9 आ गया। तो अब बच्चों मेरा फाइनल आंसर जो आ जाएगा, फाइनल आंसर 6 इंटू इन तीनों को ऐड कर लो। पहला क्या था 59/9, फिर 41/9 और फिर 146/9। तो ये टोटल कितना हो गया 100 246 हो गया है ना, 246। तो ये आ जाएगा अपना 50 100 और ये 146 आया था क्या, ये कितना आएगा अपना 8 12 146 और ये 59 और ये 41 100 और 146 246 246 3 पे काट दो, 3 8 जा 3 2 जा, यानी कि 2 इंटू 82, 82 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 164। तो ये तो था इसका बिल्कुल बेसिक मेथड है ना, जो सारे बच्चे सोल्व कर सकते हैं कि एक पॉइंट को आप क्या मान लो बच्चों ओरिजिन मान लो। एक और तरीका आपको मैं इसका बताता हूँ देखो, लेकिन उसके लिए क्या करनी पड़ेगी अपने को, ज्योमेट्री की थ्योरम्स यूज करनी पड़ेगी। 2-3 थ्योरम्स है देखो, मैं आपको बता देता हूँ तरीका, सोल्व खुद कर लेना। अगर ये 3 मीडियन होती है बच्चों क्या ए डी बी ई और सी एफ, तो इन मीडियन के स्क्वायर का सम और साइड के स्क्वायर के सम में एक रिलेशन होता है ना। मीडियन के स्क्वायर का सम हमेशा क्या होता है बच्चों छोटा और साइड के स्क्वायर का सम हमेशा क्या होता है बड़ा। और मीडियन के स्क्वायर का सम साइड के स्क्वायर के सम का 3/4 होता है, ये एक थ्योरम होती है। फिर ये तो आपको पता ही है कि जी जो है पूरी मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर देता है। यानी अगर मैं बात करूं कि पूरी जो एडी साइड है ना, और इस एजी का रेशो क्या हो जाएगा 3:2, या फिर एडी जो है वो एजी का क्या हो जाएगा बच्चों 3/2 टाइम्स हो जाएगा। ये सारी बात आपको पता है। फिर एक बच्चों ये थ्योरम भी होती है कि अगर आपको मीडियन वेक्टर ही मिल जाए, मीडियन वेक्टर यानी कि अगर आपको ये एडी वेक्टर निकालना हो ना, ये वाला एडी वेक्टर, तो क्या होगा पता है, इस ए से निकलने वाली दोनों साइड ए बी प्लस ए सी को ऐड करके 2 से क्या कर दो डिवाइड। ऐसे ही बी ई निकालना हो तो बी से निकलने वाली साइड बी ए बी सी को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। सी एफ निकालना हो तो ये ठीक है। तो ये वाला मेथड भी बच्चों आप यूज कर सकते हो अगर आप चाहो तो, मैंने आपको तरीका बता दिया ठीक है। और जो थर्ड मेथड है ये मैंने आपको करके दिखा दिया कि मीडियन वेक्टर निकाल लो आप ए डी बी ई और सी एफ। लेकिन उसके लिए बच्चों आपको जरूरी पता होना चाहिए कि ट्रेंगल है अगर ए बी सी, तो ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर तीनों का सम तो 0 होता है ना। तो इन तीनों का सम क्या दे रखा है क्वेश्चन में 0, मतलब कि ये एक ए बी वैक्टर है एक बी सी है, तो थर्ड बच्चों क्या है ये सी ए वैक्टर है ना। तो ये कौन सा वैक्टर है आपका सी ए वैक्टर, जो ये वैक्टर दे रखा है ना, ये कौन सा वैक्टर है बच्चों ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो 2 - 1 ये वाला यूज किया मैंने, ये वाला यूज किया। और इसमें अगर ये ऐड करोगे ना इसका नेगेटिव करके, इसका नेगेटिव करके ऐड करोगे तब 0 आएगा। तो कहने का मतलब सी ए वैक्टर ये है ना, सी ए वैक्टर ये है। तो ये जो वेक्टर गिवन है ये सी ए नहीं मानोगे, फिर इसको क्या मानोगे आप ए सी मानोगे ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख के दिखा दिया। उसके बाद आपको सारे फॉर्मूले ये मैंने बताए हैं। और ए डी वैक्टर निकल गया, मान लो ये पूरा वैक्टर बच्चों निकल जाएगा, ए डी वैक्टर निकल गया।
तो फिर बताओ आपको तो क्या चाहिए, एजी चाहिए ना, तो एजी क्या हो जाएगा, पूरे एडी का 2/3 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 है ये 1 है, तो पूरा 3। तो एडी अगर 3 है तो बच्चों एजी तो उसका बस 2 ही पार्ट है ना, 3 में से 2 पार्ट, मतलब 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों वेक्टर आप निकाल के और फिर इनका मैग्नीट्यूड निकाल के उसके स्क्वायर को ऐड करके आप फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। ये भी कोई मुश्किल नहीं है, बट पहले वाला मेथड ज़्यादा ईजी है। ये देख लो बच्चों, सी एंड डी का जो सबसे बेहतरीन यूज है, मैंने अभी आपको क्वेश्चंस में करवाया है, कंपोनेंट और डिविडेंडो का यूज करना। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ सी एंड डी का कैसे यूज करते हैं। देखो, अगर ए बाई बी सी बाई डी के इक्वल दे रखा है ना, तो सी एंड डी से क्या लिखते हैं हम, ए प्लस बी अपॉन सी प्लस डी इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन सी माइनस डी लिखते हैं ना ये। तो इसके अंदर देखो वही चीज़ मैं यूज करने वाला हूँ। देखो मेरे को इससे आइडिया लग रहा है बच्चों, ये ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, और बीच में ऊपर प्लस है नीचे माइनस। इसको आप एक बार के लिए अपने दिमाग में एक्स बोल दो, इसको वाई बोल दो, ये एक्स बोल दो, ये वाई बोल दो। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है बताओ, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, और ये क्या है, √2 + 1/1। सी एन डी लगा दो बाई सी एन डी। अब देखो मैंने आपको बताया था ना पिछले लेक्चर में, सी एन डी लगाओगे तो इसके ऊपर लगाओगे तो दोबारा वो एक्स बाई वाई ही आ जाएगा, है ना। और इसके अंदर इसमें ऊपर वाली टर्म को ऊपर और नीचे लिख के, ऊपर प्लस डिनोमिनेटर नीचे माइनस डिनोमिनेटर, ऊपर तो √2 + 2 आ गया और नीचे क्या आ गया बच्चों, √2। सेपरेट डिवाइड कर दो, √2 को √2 से अलग डिवाइड करो और 2 को √2 से अलग डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 1। 2/√2 कितना होता है, √2 होता है ना। तो x बाई वाई आ गया। x बाई वाई का मतलब x क्या था, अब दोबारा से x को रिप्लेस कर देता हूँ मैं, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, और ये क्या था बच्चों, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। ये कितना आ गया, 1 प्लस में √2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इक्वल टू √2 + 1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी। और अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर, क्योंकि बच्चों जब तक स्क्वायर नहीं करोगे तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ a + b से तो कोई रिजल्ट आप निकाल ही नहीं सकते ना। ठीक है, और देखो a और b कैसे वेक्टर है, सेम मैग्नीट्यूड के, यानी कि आपको a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है, इक्वल। लेट कर लो, इसको कुछ मान लो, m मान लो, p मान लो, a मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो a + b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करोगे तो ये लो, सब जगह स्क्वायर कर दूं, तो बताओ a + b का होल स्क्वायर क्या होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ab का मतलब क्या होता है, a डॉट b। अच्छा, √2 + 1 का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब a और b का मैग्नीट्यूड तो क्या है बच्चों, सेम, और उसको मैंने क्या माना, m, तो ये क्या हो गया बोलो, m स्क्वायर, ये भी क्या हो गया, m स्क्वायर। और a डॉट b क्या होता है बताओ, a डॉट b क्या होता है, ए डॉट बी को अलग से निकाल के दिखा दूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। और ये तो क्या है बच्चों, एम, और ये भी एम, तो एम स्क्वायर कोस थीटा लिख दूं क्या इसको सीधा, इसको सीधा मैं क्या लिखता हूँ बच्चों, 2m स्क्वायर कोस थीटा। और ये क्या बच गया 3 प्लस में, बस अब इसमें कैलकुलेशन, अब थीटा निकालूंगा और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है बच्चों, एम स्क्वायर, ये भी एम स्क्वायर, और माइनस में 2m स्क्वायर कोस थीटा। अब मेरा टारगेट है बच्चों क्या, कोस थीटा की वैल्यू निकालना, और ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा बस, क्योंकि कोस थीटा निकल गया तो ये आंसर आ ही जाएगा। तो देखो यहाँ से m स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो बताओ क्या आ गया, 2 भी कॉमन ले लो, है ना, 2 भी कॉमन ले लो, तो 2m स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बच गया 1, और यहाँ क्या बच गया कोस थीटा। और ये क्या है 3 प्लस में 2√2, और यहाँ से भी बच्चों 2m स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये क्या बचेगा 1 माइनस कोस थीटा। और दोनों तरफ से ये 2m स्क्वायर और 2m स्क्वायर तो क्या है, कैंसिल ही हो जाएंगे। तो बस ये क्वेश्चन का आंसर अब जल्दी आ जाएगा, 1 + कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू क्या आ गया बोलो, 3 प्लस में 2√2। अब फिर से क्या लगा दो बच्चों, सी एन डी। देखो मेरे को फिर से दिख रहा है ये 1/कोस थीटा के ऊपर आपने सी एन डी लगाया होगा, तभी तो 1 + कोस 1 माइनस कोस आया होगा, और इसके ऊपर सी एन डी लगाई दो, एक बार +1 कर दो, और 3 + 2√2 लिख के एक बार -1 कर दो। ऊपर क्या आ गया बताओ, 4 प्लस में 2√2, और नीचे क्या आ गया बच्चों, 2 प्लस में 2√2। तो ये 2 कॉमन ले लो ऊपर से, तो 2 प्लस में √2, और नीचे से भी क्या कर लो, 2 कॉमन ले लो, है ना, √2 प्लस में 1। मैं कहता हूँ और सोल्व कर लो, ऊपर से √2 और कॉमन ले लो अंदर से, तो ये √2 + 1 बन जाएगा ना, ताकि ये √2 + 1 कैंसिल हो जाए, ये पूरी टर्म 2 भी कैंसिल हो गया, तो ये √2 आ गया। तो 1/कोस थीटा अगर √2 है तो कोस थीटा कितना आ गया बच्चों, 1/√2। कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1/√2। तो यानी कि आपको अगर थीटा निकालना पड़े तो 45 आ गया। अब आपको निकालना क्या है, फाइनली आंसर क्या है बच्चों, a + b के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर अपॉन, देखो ये आंसर है ना, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। बस अब तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या होता है ये a² + b² + 2ab होता है।
और नीचे ए के मैग्नीट्यूड का क्या है स्क्वायर। ए का मैग्नीट्यूड आपने क्या माना था m, और b का मैग्नीट्यूड भी m है। 2a.b तो क्या होता है 2m स्क्वायर कोस थीटा होता है ना। तो इससे m स्क्वायर तो देखो बच्चों कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके, ऊपर से m स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बच गया बताओ 2m स्क्वायर, 2 प्लस में 2 कोस थीटा, और नीचे से m स्क्वायर बच्चों कैंसिल हो जाएगा। तो 2 प्लस में 2 इंटू कोस थीटा कितना 1/√2। 2 प्लस 2/√2 कितना होता है बच्चों √2। तो आंसर कितना आ गया इस क्वेश्चन का 2 प्लस √2। मैं आपको चाहता हूँ बच्चों आसान तरीके से, मतलब कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता मैं कभी भी चीज़ों को, इजी तरीके से समझाओ। कैलकुलेशन चाहे थोड़ी सी लेंथी हो जाए, लेकिन आपके दिमाग पे कभी भी बर्डन नहीं आना चाहिए कि हम ये जो कर रहे हैं ये हमें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल स्मूथ वे के अंदर क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, आंसर आपके लास्ट में मैक्सिमम क्वेश्चंस के सही निकलेंगे। अब ये देखो बच्चों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ए कोई नॉन जीरो वेक्टर है सच दैट इट्स प्रोजेक्शन ऑन दिस वेक्टर एंड के वेक्टर आर इक्वल। तो बच्चों आपको एक यूनिट वेक्टर बताना है जो ए वेक्टर के अलोंग काम करता हो। मतलब ए वेक्टर आपको पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, कोई लैम्डा की फॉर्म में भी निकल जाएगा तो भी चलेगा, है ना। आपको तो बस उसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर बताना है। तो ए वेक्टर को कुछ मान लो। आप ए वेक्टर को एक बार क्या मान लो बच्चों एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स आई कैप है ना, वैसे ही लिखता हूँ मैं, प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप निकाल लो, और बस इसके लॉन्ग फिर यूनिट वेक्टर निकाल देंगे हम, कोई मुश्किल है ही नहीं। तो अब आप ये बताओ मेरे को, ये अगर मान लो बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, तो बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या दे रखा है कि इस ए की प्रोजेक्शन बी के साथ सी के साथ डी के साथ क्या है इक्वल है। मतलब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इक्वल है बच्चों प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन सी वेक्टर, और इक्वल है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन डी वेक्टर, ये तीनों इक्वल है। और प्रोजेक्शन का फॉर्मूला बता दो क्या होता है ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और ये क्या होता है फिर ए डॉट सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, और ये क्या होता है ए डॉट डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर। बस यहाँ से बच्चों इक्वेशन बना लो। ए और बी की डॉट करना मतलब एक्स वाई जेड की मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो क्या आ जाएगा बताओ 2x माइनस वाई प्लस 2z, और बी का मैग्नीट्यूड देखो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। ए की सी के साथ करोगे ये राशि तो क्या आ जाएगा x प्लस 2y माइनस 2z, और सी का मैग्नीट्यूड भी 3, और ए की डी के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा z आ जाएगा ना, क्योंकि इसमें ये के क्या है बच्चों 0 0 1 है, और इसकी डॉट करोगे एक्स वाई जेड के साथ तो क्या आएगा जेड ही आएगा, और के का मैग्नीट्यूड तो क्या होता है 1 होता है ना। ये आ गई। अब आप मेरे को ध्यान से बताओ, पहली दो टर्म को अगर मैं इक्वेट करता हूँ तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू एक्स प्लस 2y माइनस में 2z। अब एक तरफ ले आओ x और माइनस के 3y इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों माइनस के 4z, है ना। लास्ट की दो टर्म को इक्वेट कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू 3z, यानी कि x प्लस 2y इक्वल टू 5z। अब बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात, देखो अब मैं ये कह रहा हूँ कि z को आप कुछ भी मान लो, आप z को कुछ भी मान लो। देखो कई तो क्या करते हैं बच्चे लैम्डा मान लेंगे, के मान लेंगे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ जेड को आप कुछ भी मान लो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा आपके आंसर पे, ठीक है। क्योंकि आपको कंप्लीट ए वेक्टर नहीं निकालना, ना ही आप निकाल सकते। आपको तो बस एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो ए के अलोंग होगा। तो मैं कहता हूँ जेड को जो आपका मन करे वो मान लो। तो मेरा मन तो 1 कर रहा है, मैं 1 मान लूँ, आप के मान के कर लेना, उससे क्वेश्चन के आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट में जब यूनिट वेक्टर निकालोगे तो वो के तो कट ही जाना है ना, तो इससे अच्छा उसको 1 ही मान लो। तो इससे फिर देखो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी ये रहा, और एक्स प्लस 2y कितना है बच्चों 5, ये जेड को 1 लिखो, जेड को 1 लिखो, और एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी ना। बोलो कितना आ गया -5y इक्वल टू -9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 9/5, तो y आ गया तो x आ जाएगा ना 5 माइनस 2y, तो डबल करोगे तो 18/5, यानी कि ये कितना आ गया 7/5, है ना। x आ गया 7/5। तो इसका मतलब अपना जो a वेक्टर था वो क्या था बताओ x y z, x आया बच्चों 7/5, और y कितना आया था देखो 9/5, और z को आपने क्या माना था 1, तो इसको ऐसे लिख दो ना 7/5 9/5, और 1 को भी 5/5 लिख दो। तो 1/5 तो कर दो बाहर, क्या आ गया 5 9 और 5। ये तो ए वेक्टर आ गया आपका, है ना, एग्जैक्ट नहीं आया बट ए वेक्टर कोई ऐसा रहा होगा। तो ए कैप क्या होगा बच्चों इसका मैग्नीट्यूड, इसका क्या निकाल दो अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1/5 तो कांस्टेंट है, और ये कितना हो जाएगा 25 81, और बच्चों कितना हो जाएगा ये 7 था ना, ये क्या था 7, तो ये 25 की जगह 49, और ये आ गया है ना। तो ये 155 का रूट डिवाइड बाय 5। सो ए कैप क्या होता है बताओ, ए वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दो डिवाइड, तो ये जो बाहर 1/5 है तो कट ही जाना है ना बच्चों, तो बस सिर्फ लिख दो 7 9 5, और इसको डिवाइड कर दो रूट
155 से, तो यानी कि रूट 155 से डिवाइड कर दो और 7i कैप प्लस 9j कैप प्लस में 5k कैप 795 देख लो आप कहाँ पे है 795 ये रहा ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो इसको कॉम्प्लिकेट अगर बनाना चाहते हो तो जेड को आप क्या मान लो, के मान लो, और जेड को के मान लोगे तो फिर एक्स और वाई भी के की फॉर्म में आएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट में यहाँ पे बाहर क्या आ जाएगा, के कॉमन आ जाएगा। बच्चे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो यूनिट वेक्टर जब बनाओगे तो वो मैग्नीट्यूड से कट ही जाएगा ना। इसलिए मैंने जेड को क्या मान लिया, 1 मान लिया, ताकि ये क्वेश्चन आपको दिखने में आसान लगे। अब ये देखो बच्चों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन मैंने एक आपको दिया है। ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर के अंदर मैंने एक अननोन छोड़ दिया लैम्डा, ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल ये दे रखा है, तो लैम्डा निकालो। लैम्डा की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी, तो निकाल ही लोगे। दो वेक्टर के बीच का एंगल आप जानते हो, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे ये लिखे कि पूरा कोस इनवर्स लिखे। बच्चों एक बात बताओ, अगर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है उसको थीटा मानते हो, तो कोस थीटा इक्वल टू होता है ना ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और कोस ऑफ थीटा। थीटा की जगह ये लिखोगे ना आप ऐसे, जैसे हमने अभी एक दूसरे क्वेश्चन में भी किया था, ठीक है, तो इससे ये दोनों कट जाते हैं। तो जब भी थीटा अगर आपको इस फॉर्म में दिया हो तो बस आप सीधा ये लिखा करो, √5/2 √7 इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और सीधा आपका लैम्डा आ जाएगा कितना, 3। अब देखो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान लगने वाला है। इस क्वेश्चन में बच्चों आपको यू वेक्टर दे रखा है, एक वी वेक्टर दे रखा है, और लैम्डा क्या है, 0 से बड़ा। यू वेक्टर को लिख लो 3 -1 0, वी वेक्टर को लिख लो 2 1 और माइनस के लैम्डा, और इन दोनों के बीच का एंगल बच्चों कितना है, ये वही क्वेश्चन है पीछे वाला, ठीक है। तो इन दोनों को सोल्व करोगे तो बच्चों लैम्डा मैं आपको दोबारा सोल्व करके नहीं दिखा रहा, वो कितना आ जाएगा, 3 आएगा, ठीक है। अगर लैम्डा आ गया तो फिर ये वी वेक्टर आ गया, पूरा वी वेक्टर आ गया। अब आगे पढ़ो क्वेश्चन को। अब ये क्या कहते हैं कि वी वेक्टर के दो कंपोनेंट है, एक v1 है एक v2 है। v1 तो बच्चों क्या है, u के पैरेलल है, और v2 u के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मैं एक रफ डायग्राम बना के दिखा दूं आपको। ये मान लो क्या है बच्चों, u वेक्टर है। जो v1 वेक्टर है ना वो तो इसकी डायरेक्शन में है, मतलब कि ये पैरेलल है, ये है v1, और v2 इसके क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है। v2 क्या है बच्चों, इसके परपेंडिकुलर है, ये v2 हो गया। तो आप मेरे को ये बता दो, डायग्राम से आपको ये समझ नहीं आ गया कि ये जो v1 और v2 है ये भी तो आपस में क्या हो गए, फिर परपेंडिकुलर हो गए ना। v1 और v2 क्या हो गया, आपस में परपेंडिकुलर। आपको निकालना क्या है बच्चों, v1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस v2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको v1 v2 अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। देखो एक बात बताओ, v1 प्लस v2 वेक्टर किसके इक्वल दे रखा है, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी इसके इक्वल हो जाएगा। दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, क्योंकि आपको ये निकालना है। तो देखो ये क्या हो जाएगा बताओ, v1 के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस v2 के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस 2 v1 डॉट v2, यही तो होगा। और v के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, और v वेक्टर तो आपको पता ही है ये रहा, तो v का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर तो आप निकाल ही लोगे ना, 4 + 1 + 9 यानी कि 14, तो ये तो कितना आ गया, 14 आ गया। अब आप ध्यान से सुनो, v1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस v2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और v1 डॉट v2 तो क्या है, 0 है ना, क्योंकि v1 वेक्टर यहाँ से परपेंडिकुलर है किसके, v2 के, तो ये डॉट तो क्या आ गया, 0। तो इसका आंसर कितना आ गया फिर सीधा बच्चों, 14 आ गया ना। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। अब ये देख लो बच्चों, एक लास्ट क्वेश्चन है आपके वेक्टर का, बिल्कुल ईजी है ये क्वेश्चन, बहुत आसानी से मैं आपको बता दूंगा। ABCD एक टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन का देखो बच्चों एक क्वेश्चन जनवरी सेशन के अंदर भी पूछा गया था 2025 में, है ना, वो भी मैंने आपको अच्छे तरीके से कराया था, और एक फिर अप्रैल के अंदर भी पूछा गया। तो टेट्राहेड्रन के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं जेईई के अंदर। ABCD एक टेट्राहेड्रन है सच दैट द एजेस AB AC एंड AD आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखो कभी भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर आ जाए ना तीन एजेस, तो आपको ध्यान आता है कि ये एजेस किसके अलोंग होने चाहिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग, क्योंकि वो जो तीन वेक्टर होते हैं आई जे के, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो होते हैं। तो मैं एक रफ डायग्राम आपको बना के समझा देता हूँ, बिल्कुल आसानी से मैं ये क्वेश्चन आपको समझा दूंगा। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये मान लो वाई एक्सिस है, और ये बच्चों क्या है, जेड एक्सिस है। ए को आप क्या मान लो, ओरिजिन मान लो, ए को क्या मान लो, ओरिजिन। तो ए से बी, ए से बच्चों बी, बी को यहाँ मान लो, ए से सी, है ना, ये तीन जो वेक्टर मैं ले रहा हूँ, ये जो तीन एजेस है बच्चों इसके, ये क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसलिए मैं इनके अलोंग ले रहा हूँ, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात, क्वेश्चन को अगर आप इजी बनाना चाहते हो ना, तो इन तीनों डिस्टेंस को कुछ तो मानोगे। ये जो ए बी डिस्टेंस है, ए से सी और ए से डी, देखो मैं कहता हूँ ये बी पे खत्म होती है तो इसको स्मॉल बी मान लो, ये सी पे खत्म होती है तो इसको स्मॉल सी मान लो, और ये डी पे खत्म होती है तो इसको स्मॉल डी। मानने को तो आप कुछ भी मान लो, एक्स वाई जेड मान लो, बट उससे फिर क्या है ना, डायग्राम को देख देख के आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको डायग्राम को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब आप समझ गए। अब ये कहता है इन तीन ट्रायंगल का एरिया आपको 5 6 और 7 दे रखा है। अब आप मेरे को ये बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बताओ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ABC देखना, मैं अगर आपको डायग्राम में बना के दिखाऊं, तो ये ट्रायंगल है,
ए बी सी, है ना। तो बेस कितना है इसका बी और हाइट कितनी इसकी सी, क्यों? क्योंकि बच्चों ये इनके बीच का एंगल 90 है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो बताओ इसका सीधा लिख दो। देखो अब मैं क्या करूंगा ना, डायग्राम को नहीं देखूंगा, ए तो ओरिजिन है, बी सी है, तो बच्चों ये बी सी लिख दूंगा मैं सीधा, है ना। और ये एरिया कितना दे रखा है क्वेश्चन में आपको 5, तो यानी कि यहाँ से बी सी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 10, और लास्ट में मेरे को इस बी सी की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। ऐसे ही बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी आपको क्या दे रखा है 6। ए सी डी का मैं अब देखने की जरूरत नहीं है, देखो ए तो ओरिजिन है, सी डी में मैं सीधा सी डी लिख दूंगा, ठीक है। इससे ये फायदा होगा, देखो कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी ज़्यादा आपको। तो ये कितना आ गया 12 आ गया। और इसी तरह से एरिया ऑफ ए डी बी ये बच्चों आपको 7 दे रखा है, तो हाफ इंटू ए तो ओरिजिन है, डी बी को मैं बी डी लिख दूंगा, ठीक है। ये 7 है, तो बी इंटू डी कितना आ गया बच्चों 14। ये तीन वैल्यू मैंने आपको निकाल के दिखा दी बहुत आसानी से। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, आपको निकालना है बी सी डी का एरिया। अब अपना जो आंसर है वो क्या है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। अब आप एरिया किसी भी ट्रायंगल का एरिया आप कैसे निकालते हो बताओ, हाफ, है ना। और बी से निकलने वाली साइड ले लो, बी सी और बी डी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और उसको 2 से डिवाइड करते हो, आपको सबको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। अब आप मेरे को ये बताओ, जो बी सी वेक्टर है वो क्या होता है, सी का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर। सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताओ, ये अगर बच्चों बी है ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस के लोग, तो ये क्या हो गया पॉइंट बताओ, बी 0 0। और ये वाई एक्सिस के लोग सी है तो 0 सी 0। और ये जेड एक्सिस के लोग बच्चों डिस्टेंस डी है तो 0 0 डी। हो गया क्या नहीं हो गया? तो इसको मैं बोलो बी आई कैप बोल सकता हूँ क्या, क्योंकि ये बाकी तो 0 है। इसको क्या मैं सी जे कैप बोल दूँ क्या? इसको बच्चों मैं डी के कैप बोल दूँ क्या? तो अब आप मेरे को बता दो बी सी क्रॉस बी डी। देखो आप चाहो तो पूरा वो क्रॉस प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं यहीं से सोल्व करके दिखा देता हूँ। बी सी क्रॉस बी डी मतलब सी का मैग्नीट्यूड, सी का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर। और सी का पोजीशन वेक्टर बच्चों क्या है, देखो यहाँ से सी पॉइंट ये रहा, सी जे कैप है ना, सी जे कैप माइनस बी का पोजीशन वेक्टर, बी का क्या है बच्चों देखो बी आई कैप, तो ये मैं बी आई कैप लिख देता हूँ इसको, ये हो गया। इसकी क्रॉस प्रोडक्ट कर दो किससे, इससे बी डी वेक्टर से, मतलब डी का पोजीशन वेक्टर, डी का पोजीशन वेक्टर क्या है डी के कैप, और माइनस बी का पोजीशन वेक्टर, और बी का पोजीशन वेक्टर क्या है बच्चों बी आई कैप। बस अब इन दो वेक्टर की क्या है आपको क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, और उसमें आप माहिर हो ही। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हो बताओ, आई जे के, इसकी और इसकी करके दिखा रहा हूँ आपको। अब देखो इसमें आई कंपोनेंट तो है ही नहीं, और ये जे कंपोनेंट क्या है बच्चों सी, और ये क्या है माइनस के बी। अच्छा इसमें आई कंपोनेंट कितना माइनस बी, जे कंपोनेंट गायब है, के कंपोनेंट कितना है डी। तो इसकी क्रॉस प्रोडक्ट मैं यहाँ से कर देता हूँ। देखो कितनी आ गई बोलो, सी डी आ गई, और ये कितनी आएगी 0 माइनस बी स्क्र आ जाएगी क्या, माइनस के बी स्क्र, और प्लस के कैप, देखो ये सही लिख रहे हैं क्या, के आई बी डी वैक्टर, डी का पोजीशन वेक्टर डी के कैप, और बी का बी आई कैप, ठीक है। तो माइनस बी 0 और क्या आ गया अपना डी, और यहाँ से आई जे, यहाँ से क्या है जे और आई, तो मैं यहाँ पे ये सेकंड रो में आई थिंक गलत लिख दी ना, सेकंड रो को मैंने गलत लिख दिया, क्योंकि इसमें पहले वेक्टर के अंदर कौन गायब है, के गायब है, तो के कंपोनेंट तो क्या होगा 0, और आई का कोफिशिएंट कितना है माइनस बी, और जे का कितना है बच्चों सी, ये आएगा, है ना। तो अब इसको हम सोल्व कर देते हैं। ये क्या आ जाएगा आई, और ये आ गया सी डी माइनस जे, और ये क्या आ गया माइनस बी डी आ जाएगा क्या, माइनस के बी डी और 0 प्लस के कैप, और ये कितना आ जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस बी सी। तो यानी कि ये क्या आ गया सी डी और बी डी और बी सी, ये आ गया ना सी डी, यानी कि ये एक वेक्टर की फॉर्म में आ गया। और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बताओ, रूट क्या हो जाएगा बोलो, सी स्क्र डी स्क्र, या फिर सी डी का होल स्क्र और एक बार बी डी का होल स्क्र। तो ये वेक्टर ही तो होता है सी डी आई प्लस बी डी जे कैप प्लस बी सी के कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड ही तो निकालना है मेरे को, ये आ गया। अब देखो ये सारी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, ये देखो सी डी मतलब कि ये तीन वैल्यू है, देखो ये तीन, इनका स्क्वायर करके ऐड कर दो सीधा सीधा, बस 10 का स्क्वायर करोगे 100, और 12 का स्क्वायर करोगे 144, और 14 का स्क्वायर करोगे 196। तो ये बच्चों कितना आ गया देखो 440 आ गया क्या, 440। 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लोगे तो बाहर आके वो 2 बन जाएगा, 2 1/2 से कट जाएगा, और 4 कॉमन लोगे अंदर से तो क्या बचेगा 110 का स्क्वायर रूट। बस बिल्कुल आसानी से मैंने ये क्वेश्चन आपको सोल्व करा के दिखा दिया बच्चों। ये 10 क्वेश्चन वेक्टर के पूछे गए थे। अब हम करेंगे 3D के अंदर, जो 14 क्वेश्चन 3D के पूछे गए थे, वेक्टर और 3D को हम एक ही लेक्चर के अंदर पूरा कर देते हैं, ठीक है। तो अब 3D के क्वेश्चन बच्चों स्टार्ट करते हैं। 3D के लेक्चर देखने से पहले तो बच्चों आपको 2024 और 2023 के 100% क्वेश्चन सोल्व करने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको वहाँ पढ़ाए हैं
वो हम यहाँ पे रिपीट नहीं करने वाले। जैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना टू लाइंस के बीच के, है ना, कितने सारे हम क्वेश्चन कर चुके हैं। एक पॉइंट की एक लाइन के अंदर इमेज निकालना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, ये सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे। तो आपको ये लेक्चर पहले देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हम दोबारा यहाँ पे जो है ना डिस्कस नहीं करने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी है। ये L1 लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है, यहाँ से पास होती है, तो L1 की इक्वेशन निकल जाएगी। ऐसे L2 लाइन का पैरेलल वेक्टर दे रखा है, पासिंग पॉइंट दे रखा है। बच्चों इन दोनों के बीच की क्या निकालनी है आपको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो सोल्व मैंने सारा कर दिया है, बट हम डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसके अंदर बताने वाला, नई चीज़ है ना। सेकंड क्वेश्चन बच्चों, इन दोनों लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको दे रखी है, तो 5 अल्फा प्लस बीटा की आपको एक पॉजिटिव वैल्यू बतानी है। तो ये मैंने सोल्व करके आपको दिखा दिया पूरा। ऐसे ही बच्चों, इन दोनों लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे रखी है, अल्फा की सारी पॉसिबल वैल्यूज का सम बताना है। लास्ट में अल्फा में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, आपको अलग अलग रूट निकालने की जरूरत नहीं है, बस इसका सम ऑफ रूट्स निकाल देना, क्योंकि अल्फा की जो भी वैल्यू आएगी उनका सबका सम बता देना। तो ये सम ऑफ रूट्स ही तो हो गया, तो बस यहाँ से आंसर आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों, इन दोनों लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको दे रखी है, वहाँ से क्या है, पी की वैल्यू आ जाएगी। पी की बच्चों दो वैल्यू आएगी, एक को ए बोलोगे, एक को बी बोलोगे। जो छोटी वैल्यू है उसको क्या बोलोगे, ए, और जो बड़ी वैल्यू है उसको क्या बोलोगे, बी। बस फिर इस इलिप्स की लेटेस्ट रेक्टम की आप लेंथ निकाल देना। मतलब सारे के सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न के ऊपर देखो पूछे गए हैं। ऐसे ही बच्चों ये क्वेश्चन है, ये सब के सब क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सोल्व करके दिखा दिए हैं, क्योंकि इसमें नई बात आपको कुछ भी मिलने वाली है नहीं। देखो ठीक है, सब कुछ मैंने यहाँ सोल्व कर दिया। ऐसे ही ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, अभी तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के चल रहे। देखो छठा क्वेश्चन है ये, लगातार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ऊपर ये है। बाकी फिर ये 3 पॉइंट सर्कल के ऊपर दे दिए, और फिर सर्कल की क्या पूछ ली, रेडियस। तो बच्चों क्या होता है, एक सेंटर मान लिया करो आप अल्फा कोमा बीटा, और फिर सेंटर ओ ए और ओ बी डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है ना, ये भी रेडियस होती है, ये भी रेडियस होती है। एक बार ओ ए ओ बी को इक्वल पुट करके अल्फा बीटा में इक्वेशन आ जाएगी, एक बार ओ ए और ओ सी को इक्वल पुट करके अल्फा बीटा में इक्वेशन आ जाएगी। वो दोनों इक्वेशन सोल्व करके सेंटर आ जाएगा। सेंटर आ गया तो बच्चों ओ की डिस्टेंस चाहे ए से निकाल दो, चाहे बी से, चाहे सी से, क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। वही आपसे पूछी गई थी क्वेश्चन में। उसके बाद आपसे इमेज पूछी गई है बच्चों, किसी पॉइंट की किसी लाइन में इमेज कैसे निकालते हैं वो सब कुछ आपको पता है ना। ये लाइन के ऊपर जनरल पॉइंट मान के, और फिर क्या करते हैं, इस पी एम का डायरेक्शन रेशियो और बच्चों इस एल लाइन का डायरेक्शन रेशियो, इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या रखते हैं, जीरो, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। बस उसके बाद लैम्डा आ जाता है। सारा कुछ पहले हम ये डिस्कस कर चुके हैं ना, सब कुछ। देखो ये क्वेश्चन देख लो, ये अब नए क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एक लाइन है बच्चों, each of the angles beta and gamma that a line given line makes with positive y axis and z axis। देखो एक लाइन x एक्सिस के साथ जो मान लो एंगल बनाती है, वो क्या है बच्चों, अल्फा है, ठीक है। और y एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वो क्या है बच्चों, बीटा। और z एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वो क्या है, गामा। तो हमें पता है ना, इस केस में क्या होता था, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा और प्लस कोस स्क्वायर गामा, इन सब का सम कितना होता था बच्चों, वन होता था ना। डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम वन होता है, ठीक है। और फिर ये कहता है कि ये जो बीटा और गामा एंगल है ना, वो हाफ है बच्चों किसका, दैट द एंगल दिस लाइन मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो भाई एक्स एक्सिस के साथ जो ये लाइन एंगल बनाती है उसको हमने अल्फा मान लिया, तो ये बीटा और गामा जो है ना बच्चों, वो इस अल्फा के क्या है, हाफ है। तो मतलब बीटा भी क्या है, अल्फा का हाफ है, और गामा भी क्या है, अल्फा का हाफ है। और हमारे को एंगल बीटा की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है उन सब का क्या बताना है, सम बताना है। बस क्वेश्चन खत्म। यानी कि पूरे क्वेश्चन को मैं किस में चेंज कर दूं, बीटा में चेंज कर दूं। पूरे क्वेश्चन को मैं बीटा में बच्चों चेंज कर देता हूँ, या अल्फा में कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कोस स्क्वायर अल्फा, अच्छा यहाँ से अल्फा बताओ क्या हो जाएगा। फिर अल्फा को मैं टू बीटा लिख दूं, अल्फा को मैं क्या लिख देता हूँ बच्चों, टू बीटा। या अल्फा को क्या लिख लो, अल्फा लिख लो, ठीक है। बीटा को क्या लिख लो, अल्फा बाय टू। और गामा को क्या लिख लो, अल्फा बाय टू। अच्छा यहाँ से ध्यान से देखना, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस ये क्या हो गया, टू ट्वाइस हो गया ना, टू कोस स्क्वायर अल्फा बाय टू, माइनस वन कर दो इक्वल टू जीरो। अब देखो इसमें फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि एंगल अल्फा होना चाहिए पूरे इक्वेशन के अंदर। तो ये कौन सा फॉर्मूला होता है बताओ, टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन को हम कोस टू थीटा लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, कोस टू थीटा। तो फिर ये क्या हो गया बताओ, कोस स्क्वायर अल्फा कोस टू थीटा, मतलब इसका डबल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा फिर बताओ, कोस अल्फा हो जाएगा ना, इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से कोस अल्फा कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा बच्चों, कोस अल्फा प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो या तो कोस अल्फा की वैल्यू जीरो होगी, या कोस अल्फा की वैल्यू बच्चों क्या होगी, माइनस वन। जीरो मतलब अल्फा क्या होगा, पाई बाय टू। और कोस की वैल्यू माइनस वन कहाँ पे होती है, पाई पे। तो अल्फा कितना होगा बच्चों, पाई। लेकिन हमें अल्फा नहीं बताना, हमें बीटा बताना है। तो बीटा क्या है, अल्फा का हाफ। तो यहाँ से बच्चों बीटा इसका हाफ करोगे तो पाई बाय फोर हो जाएगा, और यहाँ से बीटा इसका हाफ करोगे तो ये, यानी कि बीटा की ये दो वैल्यू पॉसिबल है, और हमें इन दोनों का क्या बताना था, सम। तो पाई बाय फोर और पाई बाय टू को ऐड करोगे तो बच्चों कितना आएगा, थ्री पाई बाय फोर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये तो।
उसके बाद बच्चों आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी इस पॉइंट की इस लाइन से। हमें पहले पता है, हम पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं और फिर पीएम जो डिस्टेंस होती है वही क्या होती है बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। √21 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखो इस छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है द वर्टिसेज Q एंड R ऑफ ट्रायंगल PQR लाई ऑन दिस लाइन। मतलब एक ट्रायंगल बना लो आप PQR, ये मैंने ट्रायंगल बना दी PQR। ये जो Q और R जो वर्टिसेज है ना बच्चों, ये इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं। लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है, हालांकि इसका कोई यूज नहीं होएगा अभी। ये Q और R दोनों इस पे है, और QR की जो डिस्टेंस है वो कितनी है बच्चों, 5 सेंटीमीटर है या 5 यूनिट्स है। आपको P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0, 2, 3, और हमें इस ट्रायंगल का एरिया बताना है, ये पूरा एरिया। देखो एरिया निकालने के लिए आपको Q और R निकालने की जरूरत नहीं है। बस आप क्या करो बच्चों, एक बात बताओ मेरे को, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर इस P से आप इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो है ना, तो ये अगर पीएम आप निकाल लो तो ये क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी ना। और पीएम अभी तो हमने निकाली है, ये क्या आई है बच्चों, पीएम √21। देखो पहले एम के कोऑर्डिनेट निकाले, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से हमने क्या निकाल दी, पीएम। तो बस डायरेक्ट आप कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, वो क्या होता है बच्चों, हाफ इंटू बेस। बेस कितना है 5 क्वेश्चन में दे रखा है, और हाइट हमने निकाल दी है ना, तो √5 √21/2 आ गई। और ये क्वेश्चन में एरिया क्या दे रखा है पता है आपको, m/n। और कहता है कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना। ये क्या हो जाएगा 2m इक्वल टू 5 √21n, एक तरफ ले आओ बच्चों 2m माइनस 5 √21n इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और ये सेकंड ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है ना, 5 √21n। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। इस P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इस लाइन के ऊपर क्या डाल दो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। हाँ आप Q और R के कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो। आप सोचो कि Q और R के कोऑर्डिनेट कैसे निकाले भाई। देखो ये कोऑर्डिनेट इसलिए मुश्किल हो जाएंगे क्योंकि ये पॉइंट अलग आपको जूम करना पड़ेगा, ये अलग जूम करना पड़ेगा, ये मान लो अल्फा की फॉर्म में करना पड़ेगा, ये बीटा की फॉर्म में करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, काफी मुश्किल हो जाएगा है ना। तो सबसे इजी मेथड इस क्वेश्चन को सोल्व करने का यही था। उसके बाद बच्चों आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो दो लाइनों का, तो आपको पता ही है इन दोनों में से किसी एक लाइन के ऊपर, जैसे मान लो ये फर्स्ट लाइन है, इसके ऊपर कोई जनरल पॉइंट मान लो लेमडा इक्वल टू मान के है ना, और यही मान लेते हैं क्या है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों लाइन का। तो फिर ये वाला पॉइंट जो M है बच्चों, ये इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, सेकंड को भी, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो एक के ऊपर मान के दूसरी में सेटिस्फाई करवा के लेमडा निकाल लो, लेमडा निकल गया तो बच्चों क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, कोई बात ही नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन दिस। देखो अब आप समझो, इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है आपको इस लाइन से। मैं एक लाइन बना देता हूँ नीचे, ये मान लो L लाइन है, ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ x-4/1 y-4/0। देखो अगर बच्चों इस पॉइंट की डिस्टेंस इस लाइन से निकालनी होती, सिर्फ इतना क्वेश्चन होता, तो आप क्या निकालते, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल के और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला, जैसे हमने वो ट्रायंगल वाले में √21 निकाला था, ठीक है। लेकिन लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन अलग है, इसमें क्या कहा गया है, इस P पॉइंट की डिस्टेंस तो निकालनी है आपको इस लाइन से, बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालनी। अलोंग द लाइन दिस, अलोंग द लाइन का मतलब क्या होता है कि इस P पॉइंट से पास होने वाली जो भी लाइन होगी ना, ये बच्चों अलोंग होगी। अलोंग का मतलब ये पैरेलल होगी इस वाली लाइन के, यानी कि x-9/2 y-13/3 और z-17/6। कहने का मतलब बच्चों मेरा ये है अब कि जो ये P पॉइंट जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा इस लाइन को आके Q पे, वो Q पॉइंट जो है ना इसके ऊपर परपेंडिकुलर नहीं होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं है, बल्कि L1 जो लाइन है कि L2 के अलोंग ड्रॉ करो, मतलब पैरेलल ड्रॉ करो। फिर ऐसा करने से जहां पे ये L1 लाइन इस L लाइन को, नीचे वाली लाइन को कट करेगी, उन दोनों पॉइंट के बच्चों बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है। समझ आ गई, अलोंग अलोंग द लाइन का ये मतलब होता है। तो बस अब आपका सिर्फ और सिर्फ टारगेट क्या है, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना। Q पॉइंट किसका इंटरसेक्शन है बताओ, Q क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका, लाइन L1 का और लाइन L का। अब L की तो इक्वेशन दे ही रखी है, L1 की इक्वेशन आप निकाल लो। एक बात बताओ, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, 2, 3, 6। तो फिर इसके डायरेक्शन रेशियो भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे ना, क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है बच्चों, पैरेलल है। ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो L1 की इक्वेशन क्या हो जाएगी, फिर पॉइंट तो आपको दे रखा है x-7 y-10 और z-11, और डायरेक्शन रेशियो बच्चों ये यूज कर लो L2 वाले 2, 3, 6, ठीक है। तो अब ये L1 लाइन आ गई। तो आप मेरे को ये बताओ, L1 और L का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो मैंने अभी तो आपको निकाल के दिखाया था, कितना आया था, 3, 4, -1। तो Q पॉइंट आपका क्या आ जाएगा बच्चों, 3, 4 और
-1, तो ये पॉइंट मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। डायग्राम से आपको सब कुछ समझ आएगा 3D में। अब आपको क्या निकालनी है, P और Q के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, बस क्वेश्चन खत्म। देख लो, 7 और 3 का गैप 4, 4 का स्क्वायर, 10 और 4 का गैप 6, 6 का स्क्वायर, 11 और -1 का गैप 12, 12 का स्क्वायर, तो ये आएगा बच्चों रूट 196 यानी कि 14, 14 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। उसके बाद बच्चों, दो लाइनों के बीच का एंगल अगर आपको निकालना हो तो भी आपको पता है एंगल के लिए सिर्फ किसका यूज होता है, डायरेक्शन वेक्टर का। पहली लाइन का डायरेक्शन वेक्टर, दूसरी लाइन का डायरेक्शन वेक्टर, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है थीटा, तो कोस थीटा क्या होता है, दो वेक्टर के बीच का एंगल आपको पता है ना। सेम उसी फॉर्मूले से एंगल कितना आ जाएगा, कोस इनवर्स 1/5। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, let A be the point of intersection of this and this line। देखो हम निकालने को तो A निकाल सकते हैं, दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बट अभी मत निकालो। देखो क्या है ये, let B and C be the points on line L1 and L2 respectively। मैं ये कहता हूँ एक लाइन मान लो क्या है बच्चों, ये मान लेते हैं L1 है, ये क्या है L2 है। A तो क्या है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और बी बच्चों क्या है, L1 के ऊपर कोई पॉइंट है, सी L2 के ऊपर कोई पॉइंट है। ए बी और ए सी मैं मान लेता हूँ L1 के ऊपर जो पॉइंट है बच्चों ये क्या है बी, और L2 के ऊपर जो पॉइंट है ये क्या है सी। और ए बी और ए सी दोनों इक्वल है, ये भी √15 है और ये भी क्या है बच्चों √15 है। और एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी का स्क्वायर आपको बताना है, तो देखो ये ट्रेंगल बन गया। अब आप मेरे को ये बताओ, इस ट्रेंगल का एरिया निकालने के लिए ये हाइट चाहिए आपको, लेकिन हाइट तो बच्चों इस क्वेश्चन में है ही नहीं। हाइट तो कब आती, जब BC की इक्वेशन गिवन होती है अपने को, है ना। और यहाँ पे तो ए के कोऑर्डिनेट तो चलो हम निकाल लेंगे इन दोनों को सोल्व करके, बट इस BC की इक्वेशन तो नहीं दे रखी ना। मैं कहता हूँ वो जरूरत भी नहीं है। आप एक बात बताओ, आप छोटी क्लास में ट्रेंगल का एरिया पढ़ते आ रहे हो ना, अगर मान लो ये ट्रेंगल है बच्चों, ये सामने वाली साइड ए है, ये बी है, ये सी है, ये थीटा है, तो ट्रेंगल का एरिया क्या होता है, किन्हीं भी दो साइड की मल्टीप्लाई कर दो, है ना, और उनके बीच का जो एंगल है उसका क्या होता है साइन, हाफ BC साइन थीटा, पता है ना आपको। तो इन दोनों साइड की देखो मेरे को लेंथ तो पता ही है, लेंथ तो पता है √15, अगर मेरे को ये एंगल मिल जाए, अगर मेरे को बच्चों ये एंगल मिल जाए तो बात खत्म। और एंगल तो क्या है, ये जो एंगल ए है बच्चों, ये कौन सा एंगल है बताओ, एंगल बिटवीन लाइन L1 एंड L2, यही तो है। और एंगल बिटवीन लाइन एंड, ये मान लो थीटा है, तो थीटा अभी हमने निकाला था, क्या आया था बताओ, कोस इनवर्स 1/5, यानी कि कोस थीटा कितना आया था बच्चों 1/5, लेकिन हमें कोस नहीं, हमें क्या चाहिए होता है साइन, तो 1/5, तो ये कितना हो जाएगा √24। तो साइन थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो फिर बता दो आप मेरे को, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी कितना हो जाएगा, हाफ इंटू √15 और इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसका साइन, और साइन कितना है इन दोनों के बीच का बच्चों, √25/5 ये है, तो ये 15 15 हो गया। और ये √24 को क्या लिख दो आप, ये होता है 4 6 यानी कि 2√6 लिख दो इसको, और डिवाइड बाय 5 टू जा कितना हो गया 10। अब बस ये काट दो, 15 टू जा 30 और ये पूरा कट गया 3 पे, यानी कि 3√6। ये तो एरिया है, और आपको क्या निकालना है, इस एरिया का स्क्वायर निकालना है। तो एरिया का बच्चों क्या कर दो स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और √6 का स्क्वायर 6 यानी कि 54, 54 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बिल्कुल आसानी से मैंने डायग्राम बना के आपको ये क्वेश्चन समझा दिया। उसके बाद ये ए निकाल के मैंने दिखा दिया है, बट बच्चों इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, काम ही नहीं आया ए तो। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर वगैरह बच्चों हम बहुत निकाल चुके हैं, वही पहले एफ के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, सेम फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपको निकालना आता ही है ना। इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर जो डालेंगे वो आएगा 359। अब इस क्वेश्चन को देखो, ए और बी बच्चों दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है इस लाइन के ऊपर, ठीक है, और ए और बी की डिस्टेंस 2√17 है फ्रॉम द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट दिस ऑन द लाइन एल। मतलब ये कहता है एक पी पॉइंट है 1 2 3, आपने इस पी पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला एफ किस लाइन के ऊपर, एल लाइन के ऊपर। एल की इक्वेशन जो आपको ये दे रखी है, ठीक है, यही तो मैंने क्वेश्चन दिया था पिछले में यहाँ पे आपको, कि इस पी पॉइंट से जो इस लाइन पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो उसका फुट क्या आएगा एफ, 359 आया, ठीक है। ये मैं सोल्व करके नहीं दिखा रहा आपको टाइम सेव करने के लिए, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है। अब आप ध्यान से पढ़ो, ओ ओरिजिन है, और आपको बच्चों ओ ए और ओ बी वैक्टर की क्या निकालनी है, डॉट प्रोडक्ट निकालनी है। मतलब कि आपको ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। और वो कैसे निकालोगे, देखो ए और बी क्या है पता है, इस लाइन के ऊपर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, तो मैं कहता हूँ आप एक सिंगल पॉइंट मान लिया करो ना, वहां से लैम्डा की जो दो वैल्यू आएगी उससे एक से ए मिल जाएगा, एक से क्या मिल जाएगा बच्चों बी मिल जाएगा। तो आप ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लो, कितना हो जाएगा बताओ, 3 लैम्डा प्लस 6, 2 लैम्डा प्लस 7 और -2 लैम्डा प्लस में 7, ये आपका ए पॉइंट आ गया।
अब बच्चों लेमडा कैसे निकालोगे, ये कहता है ए और बी पॉइंट की डिस्टेंस जो है ना वो 2√17 है, कहाँ से, फुट ऑफ परपेंडिकुलर से। तो मतलब ये ए है और ये बच्चों क्या है, पॉइंट एफ है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ए और एफ के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो कितनी है, 2√17। अब है ना, आप सोचोगे फिर बी कैसे आएगा, मैं कहता हूँ अब इन तो को सोल्व करोगे ना, अब इस इक्वेशन को डिस्टेंस निकाल के 2√17 के इक्वल रखोगे तो वहां से लैम्डा की दो वैल्यू आएगी क्वाड्रेटिक बनने की वजह से। एक के लिए हम ए निकाल लेंगे, दूसरी के लिए हम क्या निकाल लेंगे बच्चों, बी निकाल लेंगे, बस यही कॉन्सेप्ट होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या गिवन है बताओ, ए से लेके एफ जो डिस्टेंस है वो 2√17 स्क्वायर कर लो, ए एफ स्क्र कितना आ जाएगा, 4 × 17 यानी कि √68। और ए एफ स्क्र हमें निकालना आता है, बताओ 3 लेमडा प्लस 6 और 3 का गैप 3 लेमडा प्लस 3 हो जाएगा, माइनस करेंगे ना। अच्छा 2 लेमडा प्लस 7, 7 में से 5 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। छोटा है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। -2 लेमडा प्लस 7, 7 में से 9 गए माइनस के 2 हो जाएंगे। ये लो मैंने ऐसे कर दिया है ना 68। अब देखो सभी में से यहाँ से 3 कॉमन लोगे, बाहर आके 9 हो जाएगा, लेमडा प्लस 2। यहाँ से 2 कॉमन लोगे, बाहर आके 4 हो जाएगा, लेमडा प्लस 1। यहाँ से -2 कॉमन लोगे, -2 का स्क्वायर बाहर आके 4 हो जाएगा, लेमडा प्लस 1। तो देखो ये छोटा क्यों हो गया क्वेश्चन, पता है क्योंकि सारे में लेमडा प्लस 1 कॉमन आएगा। और 9, 8, 16, 17, 17 इंटू लेमडा प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर खोलने की जरूरत नहीं है, बस ये कितना आ गया, 4 आ गया। तो लेमडा प्लस 1 कितना आ गया बच्चों, +-2। तो लेमडा क्या आ गया, -1 +-2। तो लेमडा की वैल्यू एक बार तो इसको +2 कंसिडर कर लो और एक बार -2। तो लेमडा बच्चों क्या आ गया, 1 और -3 आ गया। बोलो लेमडा कितना आ गया बच्चों, 1 और -3। तो लेमडा अगर मान लो 1 है तो अपना पॉइंट ए मान लेते हैं, ए आ जाएगा। पॉइंट था क्या, 3 लेमडा प्लस 6, 2 लेमडा प्लस 7, 3 लेमडा प्लस 6, 2 लेमडा प्लस 7 और -2 लेमडा प्लस 7, ये था ना। लेमडा को क्या डाल दो, 1। 1 डालोगे तो बच्चों कितना हो गया, 9। और ये कितना हो गया, 9 और 7 में से 2 गया 5। अब लेमडा को यहाँ पे क्या डालो आप, एक तो 1 डाल दिया और एक -3। लेमडा को -3 डालोगे तो क्या आ जाएगा, पी। इसी में लेमडा को -3 डालो तो -9 + 6, -6 + 7 और -3 डालोगे तो 6 + 7। तो ये कितना आ गया बच्चों, -3 और ये 1 और ये 13। ए और बी पॉइंट आ गए। अब आपको क्या करना है, बस ओ ए वैक्टर और ओ बी वैक्टर की डॉट प्रोडक्ट निकालनी है। और ओ तो क्या है, ओरिजिन है। तो ओरिजिन है तो एक बात बताओ बच्चों, ओ ए वैक्टर तो यही नहीं आ जाएगा फिर दोबारा से, है ना, 9, 9, 5। और ये क्या आ जाएगा, ओ बी वैक्टर यानी कि -3, 1 और 13। इन दोनों की डॉट बता दो, 9 - 3 मल्टीप्लाई करोगे, 9 + 1 और 13 5 जा 65। तो ये कितना आ गया, -18 + 65 तो 47 आ गया। क्या 47 बच्चों क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो ये इजी क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अब ये देखो बच्चों, ये दो बहुत अच्छे शानदार क्वेश्चन आएंगे, नई बात आपको सीखने को मिलेगी। क्या कहते हैं इस क्वेश्चन में, ये तो आई थिंक इजी है। ये लाइन L1 है एक, है ना, एक लाइन बच्चों L2 है और फुट ऑफ परपेंडिकुलर P पॉइंट से जो ड्रॉ किया गया है L1 लाइन के ऊपर, वो तो उसका नाम तो Q है। और इसी पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे R, इस पे L2 पे, उसका नाम क्या है R। तो एक बात बताओ, आप Q के कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो, आर के कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो, कैसे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाले मेथड से। और पी पहले ही दे रखा है तो पी भी है, क्यू भी है, आर भी है, तो ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। उस एरिया को इसने ए बोला हुआ है, इसकी वैल्यू पूछी गई है। बस इस क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेशन ही तो है, कॉन्सेप्ट तो कुछ है ही नहीं। और देखो क्यू निकाल लिया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, आर निकाल दिया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब ये ट्रायंगल बना दी, ट्रायंगल का एरिया बच्चों आपको पता ही है, पी क्यू और पी आर वेक्टर निकाल लो, उनकी क्रॉस कर लो, उनका मैग्नीट्यूड ले लो, 2 से डिवाइड कर दो, एरिया आ गया। और फिर 4a² निकाल के आंसर आ जाएगा। अब ये देखो बच्चों, ये नेक्स्ट जो दो क्वेश्चन है ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, मतलब नए क्वेश्चन है 3D के अंदर। ये आपको कुछ नई चीज सिखाएंगे। ये क्या कहता है, लेट द लाइन L पास थ्रू द पॉइंट दिस। मैं कहता हूँ एक डायग्राम बना के आपको बहुत जल्दी समझ आएगा ना। ये लाइन क्या है बच्चों, L है और ये इस P पॉइंट से मान लेते हैं क्या है, ये पास होती है, ठीक है। इतना डायग्राम बना दिया। फिर क्या कहते हैं, इंटरसेक्ट द लाइन दिस एंड दिस। अब ये जो लाइन है ना L, ये इन दोनों लाइन को बच्चों, ये मान लो है L1 और ये मान लेते हैं L2, ये इनको इंटरसेक्ट करती है। तो मतलब कि ये मान लेते हैं कोई लाइन क्या है, L1 है, और ये कोई लाइन क्या है बच्चों, L2 है। ये इसको मान लो A पे इंटरसेक्ट करती है और इसको किस पे इंटरसेक्ट करती है, B पे। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे। A पॉइंट बच्चों आप मान लो ना, जनरल पॉइंट है किसके ऊपर, इस L1 लाइन के ऊपर है ना। तो L1 लाइन को मैं लिख रहा हूँ, A पॉइंट कैसे मानोगे, देखो L1 लाइन के ऊपर कोई जनरल पॉइंट मान लो ना, ये इसको क्या मान लो। देखो अलग अलग मानना पड़ेगा, बी के लिए फिर जो
वेरिएबल है ना अननोन, वो लेमडा नहीं मान सकते, फिर एक को लेमडा मान लिया तो एक को इसलिए मैं पी मान रहा हूँ, इसके लिए क्या मान लूंगा, क्यू मान लूंगा। तो यहाँ से ए पॉइंट फिर क्या आ जाएगा बताओ, 2p+1, 3p-1 और 4p+1 है ना, ए पॉइंट आ गया। इसी तरह से बच्चों बी पॉइंट किस पे है फिर, L2 पे, तो इसको मैं L2 पे कोई जनरल पॉइंट मान के क्यू की फॉर्म में, और यहाँ से क्या लिख दूंगा उसको, पी क्या आएगा बताओ, ये q+3, 2q+4 और ये क्या आ जाएगा क्यू। ए और बी के कोऑर्डिनेट आ गए, ए और बी के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों आप क्या निकालना है, देखो ये ए और बी अगर पॉइंट आपसे पूछ लिया जाए ना, तो आप पॉइंट बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, अब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन नहीं, देखो आपसे क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन लाइन एल, एल के ऊपर कौन सा पॉइंट इन चारों में से लाई करता है। मतलब आपको सबसे पहले अपने को क्या निकालनी पड़ेगी बताओ, अपना टारगेट क्या है, इस एल लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, इक्वेशन ऑफ लाइन एल। और देखो किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए पासिंग पॉइंट तो दे रखा है, अगर इस लाइन का डायरेक्शन रेशो और मिल जाए तो बच्चों अपनी बात बन जाएगी, है ना। और डायरेक्शन रेशो हम निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, अब देखो, अब मैं क्या कह रहा हूँ आपको बच्चों, हाउ टू फाइंड DRs ऑफ लाइन एल। अब ध्यान से सुनना, कैलकुलेशन का पार्ट है ये, और भी क्वेश्चनों में काम आएगा ये, ठीक है। अब आप ये बताओ, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता है, तो इसके ये पी और क्यू की जो अननोन वैल्यू है ये कैसे निकालोगे, उसका तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। एक बार आप डायरेक्शन रेशियो निकाल लो किसके, एपी लाइन के, एपी लाइन के आप निकाल ही सकते हो P-A करके या A-P करके, और एक बार डायरेक्शन रेशियो निकाल लो आप किससे, बीपी के। एक बात बताओ बच्चों, इसको मैं एपी लाइन बोलूं या बीपी लाइन बोल लूँ, डायरेक्शन रेशियो तो क्या होते हैं, दोनों सेम ही होंगे ना, मतलब कि प्रोपोर्शनल होंगे भाई। जो एपी के डायरेक्शन रेशियो होंगे और जो बीपी के डायरेक्शन रेशियो होंगे उनका रेशियो तो सेम ही होगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट मैं यूज करूंगा, ठीक है। मैं क्या यूज कर रहा हूँ, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एपी। और एपी के डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हो बच्चों, A-P कर लो या P-A कर लो, जो आपका मन करे, ठीक है। मैं A-P कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को P माइनस ये करने में आसानी होगी। तीनों में से 1 1 1 घटा रहा हूँ मैं, देखो कितने आएंगे फिर बताओ, 2p+1, इसमें से भी 1 माइनस कर दो, इसमें से भी 1 माइनस कर दो, और इसमें से भी 1 माइनस कर दो, तो ये क्या आ जाएंगे बताओ, 2p, 3p-2, और ये क्या आ गया बच्चों, 4p आगे। अब इसी तरह से मैं डायरेक्शन रेशियो निकालूंगा किसके, बीपी के। तो इसमें से क्या है, 1 1 1 माइनस कर दूं तो डायरेक्ट लिख दूं, अब तो q+3 है तो 1 माइनस करूंगा, 2q+4 है तो 1 माइनस करूंगा, और q है तो 1 माइनस करूंगा, ठीक है। ये आगे, अब मेरे को आप ये बता दो बस, ये दोनों के दोनों जो डायरेक्शन रेशियो है ये क्या है, सेम रेशियो में है ना, इक्वल नहीं कह सकते आप कि इक्वल है, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो तो एक लाइन के इनफाइनाइट होते हैं ना बच्चों, रेशियो उनका सेम होगा। मतलब कि जो 2p/q+2 होगा वही बच्चों 3p-2/2q+3 होगा, और वही 4p/q-1 होगा। अब आप एक बात बताओ, इन तीनों इक्वेशन का यूज करके क्या आप पी क्यू की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो। लेकिन मुझे ना, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मेरे को दोनों वैल्यू की जरूरत नहीं है, अगर एक भी वैल्यू मिलती है ना मेरे को पी या क्यू की, तो मेरे को इनमें से एक पॉइंट मिल जाएगा, एक पॉइंट मिल गया तो बस डायरेक्शन रेशियो मिल जाएंगे, है ना। अब मैं ये कह रहा हूँ आपको, देखो इन दोनों इक्वेशन से मैं बिल्कुल आसानी से 2p और 4p कट जाएगा ना, ये 1 पे और ये किस पे, 2 पे, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2q+4 इक्वल टू q-1, तो q की वैल्यू कितनी आ गई, -5। अब बच्चों कई बच्चे क्या करते हैं, वो p की वैल्यू भी निकालने लग जाएंगे, लेकिन निकाल लो बट उसकी बच्चों रिक्वायरमेंट तो नहीं है, मैं क्यों निकालूं, जब मेरे पास q आ गया तो एक बात बताओ, फिर डायरेक्शन रेशियो ऑफ बीपी लाइन के क्या है, देखो ये रहे ना, q की वैल्यू कितनी पुट करो यहाँ पे बच्चों, -5, तो -5+2, ये आगे, -10+3, ये आगे, -5-1, ये आगे, है ना आगे। तो बस अब अपने को क्या करना है, लाइन की इक्वेशन ही तो निकालनी है। अब बच्चों एल लाइन की क्या निकालनी है अपने को, इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन एल। एल लाइन देखो पास तो होती थी इस 1 1 1 से, और DRs बच्चों अभी आपने इसके निकाल ही लिए है ना, चाहे एपी के कहो, चाहे बीपी के कहो, चाहे एल के कहो, लाइन तो एक ही है, -3, -7, -6, तो ये कितने हैं बच्चों, -3, -7, -6। तो इसकी इक्वेशन क्या आ गई, x-x1/a, y-y1/b, z-z1/c। अब सिर्फ आपसे ये पूछा गया है कि ये जो 4 पॉइंट दे रखे हैं इनमें से कौन सा पॉइंट एल लाइन पे लाई करता है, तो बच्चों तो क्या सेटिस्फाई करवा के देखने पड़ेंगे, मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ। तो ये 7, 15, 13 आप इसमें पुट करके देखोगे ना बच्चों, ये इसको सेटिस्फाई करके जाएगा, देख लो। 7 पुट करना, 7 -1/-3, 15 पुट करोगे और 13 पुट करोगे तो ये सब सेम आएंगे, 6/-3, 14/-7, 12/-6, सारे क्या आ गए, -2 आ गए ना, -2, -2, -2।
तो मतलब मैंने आपको तरीका बता दिया कि इस तरह के क्वेश्चन के अंदर बच्चों ए और बी के अगर कोऑर्डिनेट भी आपको निकालने पड़ जाए तो आप कैसे निकालोगे, बिल्कुल आसान तरीका होता है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले बच्चों ये थोड़ी सी कैलकुलेशन वाला पार्ट मैंने आपको दे दिया यहाँ पे। यहाँ बस वही सेम चीज P और Q के अंदर बच्चों तीन टर्म है, वो तीनों क्या है, इक्वल है। तो मैंने अब आपसे दोनों वैल्यू पूछी है, P की भी और Q की भी, तो वही सेम कहानी। इसके अंदर थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी क्योंकि वहां पे तो दो बच्चों टर्म ऐसी थी जिसमें P वाली टर्म कट गई थी, सिर्फ Q की वैल्यू रह गई थी, है ना। बट इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें आप क्या करोगे फिर, देखो तरीका क्या होता है। पहली दो टर्म को लेके चल लो, P और Q में एक इक्वेशन बना लो। दूसरी दो टर्म को लेके चल लो, पी और क्यू में एक रिलेशन बना लो, है ना। इन दोनों को सोल्व नहीं किया जा सकता, क्यों? क्योंकि बच्चों ये पी क्यू और पी क्यू नहीं कटेगा। फिर फर्स्ट और थ्री को आप सोल्व करोगे ना, फर्स्ट और थ्री को, तो बच्चों वहां से पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी। पी क्यू की वैल्यू इसमें पुट करोगे, इसमें पुट करोगे, तो पी और क्यू में दो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। उन दोनों को सोल्व करके बच्चों पी और क्यू की वैल्यू आ जाएगी। मतलब मैंने आपको तरीका बता दिया कि कभी एग्जाम में इस तरह की तीन टर्म आ जाए और तीनों इक्वल है और आपको पी क्यू की वैल्यू निकालनी पड़ जाए, तो उसका तरीका ये होता है, घबराना मत कि अब पी क्यू कैसे निकाले भाई। अभी तो आपने फर्स्ट टू को लास्ट टू को इक्वेट किया है ना, फर्स्ट और थर्ड को जैसे ही इक्वेट करोगे तो कोई ना कोई अच्छी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है, उससे पी और क्यू दोनों आ जाएंगे। अब ये क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, बस इसमें पी और क्यू दोनों निकालने की जरूरत क्यों पड़ी वो अभी आपको पता लग जाएगा। एक लाइन है जो बच्चों इस पॉइंट से पास होती है, मान लेता हूँ ये पॉइंट पी है, वही सेम डायग्राम, ये पी पॉइंट है 4 1 0, और ये लाइन एल है जो इससे पास होती है और इंटरसेक्ट करती है ये लाइन L1 को एट पॉइंट ए और L2 को एट पॉइंट बी। तो बिल्कुल सेम वही डायग्राम है, देखो ये लाइन है बच्चों क्या, L1, और ये लाइन है क्या, L2। L1 को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया, ए पे, और इसको किस पे कर दिया है, बी पे। इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं क्या, अल्फा बीटा गामा, और इसके कोऑर्डिनेट बच्चों दे रखे हैं क्या, ए बी सी। अब आप मेरे को एक बात बताओ, आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, ये डिटरमिनेंट पूछा गया है, मतलब आपको ए पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे और बी पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, और वो तो पी और क्यू की वैल्यू निकल के आएगी ना। तो L1 लाइन पे बिल्कुल सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, अब आप समझ गए। पीछे वाला क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया बच्चों इससे लास्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आप समझ के करना क्या है ना। इसको मैं क्या मान लेता हूँ, एक बार पी मान लेता हूँ, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे बताओ, 2p+1, 3p+2 और 4p+3। और इसी तरह से बच्चों L2 लाइन के ऊपर मैं क्या है, कोई पॉइंट क्यू मान लूंगा। L2 की इक्वेशन कैसी है, x-6/1 और इक्वल टू y/1, और मैं इसको -z+4 को z-4 कर देता हूँ, है ना, और बाहर साइन क्या ले लेता हूँ, माइनस, वो माइनस नीचे कर देता हूँ, एक ही बात है, ठीक है। अब इसको क्या मान लो आप, Q, तो P पॉइंट क्या आ जाएगा फिर बताओ आपका, Q+6, और ये क्या आ जाएगा Q, और ये -Q+4। अब आप मेरे को बस ये बता दो, आगे हमने क्या प्रोसीजर किया था, AP के डायरेक्शन रेशियो निकाले थे, है ना, और फिर किसके रेशियो निकाले थे बच्चों, हमने डायरेक्शन रेशियो ऑफ BP निकाले थे। फिर इनको हमने क्या रखा था, सेम रेशियो में रखा था, आर इन सेम रेशियो, और उसके बाद बच्चों क्या आएगी, P और Q की वैल्यू आएगी, है ना, P और Q की वैल्यू आ जाएगी। P की वैल्यू कितनी आई है, -1, और Q की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, 3। देख लो ये P -1 Q 3, तो P और Q आ गए, तो फिर बोलो A पॉइंट क्या आ गया, P को -1 रखो ना, -2+1, और -1 रखोगे तो -1, -1 रखोगे तो -1, और यहाँ से बच्चों B क्या आ जाएगा, Q को क्या रख दो, 3, तो 3+6 यानी कि 9, ये 3, और 4 में से 3 गया 1, ये आ गया, बस सब कुछ आ गया। अब बच्चों इस डिटरमिनेंट की आपको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, तो निकाल दो, 1 0 1। अल्फा बीटा गामा किसके कोऑर्डिनेट थे, ए के, और ए के कोऑर्डिनेट क्या है, -1 -1 -1। ए बी सी बी के कोऑर्डिनेट थे, और बी कितना है बच्चों, 9 3 1। बस इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आपसे पूछी गई है, निकाल देते हैं हम। ये कितना आएगा बोलो, -1 और माइनस माइनस प्लस, ये तो जीरो ही है, और +1 ये कितना आएगा बच्चों, -3 और प्लस के क्या हो जाएंगे 9। तो 6 ये रहे और 2 ये रहे, 6+2 कितना हो गया 8। 8 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देख लो दोनों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वहां पे आपको दोनों के दोनों पॉइंट की जरूरत नहीं थी, बट यहाँ दोनों पॉइंट की बच्चों जरूरत पड़ गई, तो मैंने दोनों क्वेश्चन एक साथ आपको सोल्व करवा दिए। उसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, इसमें आपको ट्रेंगल का एरिया बताना है। देखो एरिया ऑफ ट्रेंगल के लिए अगर आपको बच्चों तीनों वर्टिसेस मिल जाए उसके, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बचाना। और वो जो ट्रेंगल बनती है ना, वो तीन लाइनों से मिलके बनती है बच्चों, और उन तीन लाइनों की आपको क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है। क्या दे रखी है बच्चों, इक्वेशन। कौन कौन सी, एक लाइन तो ये है, एक लाइन बच्चों ये है, और एक लाइन ये है, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है। मान लो ए बी लाइन की इक्वेशन है L1, ये है L2 और ये है L3। अब बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
ए किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बताओ, ए किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बच्चों, L1 और L3 का। और दो लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप फटाफट पता ही है, एक एक का जनरल पॉइंट मान के दूसरे में पुट करके लैम्डा आ जाता है ना। ऐसे ही B किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, L2 और L1 का, ये L1 और L3 का। और C किसका है बच्चों, L2 और L3 का। तीनों कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, और तीनों कोऑर्डिनेट आ गए उसके बाद तो बच्चों AB वेक्टर AC वेक्टर निकाल के एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का तरीका आपको पता ही है ना। मैंने सारा क्वेश्चन सोल्व करके आपको देखो दिखा दिया, ये सारे कोऑर्डिनेट आ गए, उसके बाद आपको ट्रायंगल का एरिया निकालने का मेथड पता ही है। उसके बाद बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है, ये देख लो, बहुत शानदार क्वेश्चन है लेकिन इजी है। आपको क्या दे रखा है, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। देखो एक लाइन है जो इस पी पॉइंट से तो पास होती है, अपने को लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए बच्चों, एक तो पासिंग पॉइंट और एक उसका डायरेक्शन वेक्टर। और ये जो लाइन है बच्चों, ये जो लाइन है एल जो पी पॉइंट से पास होती है इससे, ये क्या कहता है, परपेंडिकुलर है इन दोनों लाइन के। एक बात बताओ, एक लाइन अगर इसके भी परपेंडिकुलर है, इस वाली लाइन के, और इस वाली लाइन के भी परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये डायग्राम बना के दिखा देता हूँ मैं आपको। ये रेड वाली लाइन है ना, ये क्या है L1 और ये क्या है बच्चों L2। तो एक बात बताओ, इसका जो डायरेक्शन वेक्टर होगा, मान लो इसका डायरेक्शन वेक्टर जो है B1 वेक्टर, वो आपको दे रखा है ना, देखो लेमडा लेमडा के कोफिशिएंट वाला होता है ना, ये क्या हो जाएगा 1 A और B। और इसका जो डायरेक्शन वेक्टर है B2 वेक्टर, वो बच्चों कौन सा हो जाएगा बताओ, ये तो पॉइंट होता है पासिंग पॉइंट, A वेक्टर प्लस लेमडा B वेक्टर है ना, तो ये क्या हो जाएगा -B A और 5। अब एक बात बताओ, एक वेक्टर अगर बच्चों, वेक्टर में हमने पढ़ा है ना कि अगर एक वेक्टर N1 के भी मान लो परपेंडिकुलर है और N2 के भी परपेंडिकुलर है, तो वो वेक्टर कैसा होता है, N1 और N2 की क्रॉस की डायरेक्शन में होता है। तो यानी कि इसका जो डायरेक्शन वेक्टर है ना B वेक्टर, वो B वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, इन B1 और B2 की क्रॉस के इक्वल हो जाएगा। और B1 और B2 की क्रॉस आप निकालना जानते ही हो, वो मैं क्रॉस आपको निकाल के दिखा देता हूँ अभी देखो। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो I J K, ये क्या आएगी बच्चों 1 A और B, और ये क्या आ जाएगी -B A और 5, ये हम निकाल लेते हैं। ये कितना आ गया बोलो, 5A -AB, और माइनस जे करोगे तो क्या आएगा 5 माइनस माइनस प्लस, और प्लस के वेक्टर, और ये क्या आ जाएगा बच्चों A+AB, A+AB, ये आ गया। अच्छा अब मैंने क्या कर दिया, इसके देखो डायरेक्शन रेशियो निकाल दिए, ये क्या आ गया इसका B वेक्टर। तो अब आप मेरे को बता दो इक्वेशन ऑफ लाइन L क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ लाइन L, पासिंग पॉइंट तो अपने को पहले दे रखा है x-0, y -1/2 करोगे तो माइनस माइनस प्लस, और z-0, और डायरेक्शन रेशियो बच्चों ये देखो क्या है 5A - AB, ध्यान से लिखना 5A - AB, ये देखो बाहर माइनस का साइन है, तो 5 + B² यानी कि -5 + B², और लास्ट में क्या है बच्चों A+AB। ये मैंने L लाइन की बच्चों इक्वेशन निकाल दी। बट एग्जामिनर कहता है L लाइन की जो इक्वेशन है ना, इफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दीज टू लाइंस इज दिस वन, मतलब ये इक्वेशन उसने खुद ने अपने को दे रखी है, खुद ने इक्वेशन अपने को दे रखी है बच्चों, ये वाली इक्वेशन। तो एक बात बताओ, इसका क्या मतलब होता है कि जो ये फर्स्ट है और ये जो सेकंड है वो क्या है बच्चों, सेम ही लाइन को तो रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि लाइन एक जैसी है ये तो है ना, रिप्रेजेंट सेम लाइन। एक इक्वेशन एग्जामिनर ने हमको बता रखी थी, एक हमने खुद ने निकाल ली, तो ये दोनों क्या है बच्चों सेम लाइन है। सेम लाइन होने का मतलब क्या है बच्चों, इनके जो देखो आप ये समझोगे कि सर पॉइंट तो सेम नहीं है, यहाँ पे पॉइंट है 0 -1/2 0, यहाँ पे पॉइंट है क्या 1 -4 और C। एक बात बताओ बच्चों, लाइन के ऊपर पॉइंट तो डिफरेंट हो सकते हैं ना, ये लाइन इससे भी पास होगी, इससे भी पास होगी, इससे भी पास होगी, बट इसके जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वो उनका रेशियो तो क्या होगा, सेम होगा ना। अब आप मेरी बात समझ गए। अच्छा अब देखो अपने को 4 अननोन की वैल्यू निकालनी है A B C D की, वो कैसे निकलेगी देखो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मतलब करना क्या होता है अपने को मैथमेटिक्स के अंदर, चारों की वैल्यू के लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा कि ये जो डायरेक्शन रेशियो है ऊपर वाली लाइन के, और ये जो डायरेक्शन रेशियो है बच्चों, इनका रेशियो क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। बट रेशियो सेम करने से 3 वेरिएबल क्रिएट हो जाएंगे A B और D, तीनों की वैल्यू नहीं आ पाएगी। दूसरी बात, अगर तीनों की वैल्यू आ भी गई तो C रह जाएगा, C भी पूछ रखा है, ठीक है। तो फिर क्या क्या दो काम करने पड़ेंगे, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। एक तो डायरेक्शन रेशियो सेम रेशियो में होंगे, ठीक है। दूसरा, ये जो पॉइंट था बच्चों, ये जो पॉइंट है P, ये इसमें भी तो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि लाइन तो एक ही है ना, इस पे ही तो कोई पॉइंट P है, इस पे ही तो कोई पॉइंट Q है। तो सबसे पहले आप क्या करो बच्चों, इसके अंदर P पॉइंट को पुट करके देखो, है ना। मतलब कि पेपर में ये बात ध्यान नहीं आएगी कि C और D की वैल्यू कहाँ से लेके आए, तो मैं कहता हूँ ये जो P पॉइंट है बच्चों, इस लाइन के ऊपर लाई तो करता ही है, क्योंकि ये लाइन पास तो होती है ना, पास होती है तो उसके ऊपर लाई करेगा। तो बस x को क्या पुट करो 0,
यहाँ से आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। देखना y को -1/2 पुट करो और z को क्या पुट करो 0। तो देखना यहाँ से कितना आ गया 1/2, 4 में से 1/2 गया 7/2 और यहाँ से c/4। तो देखना इन दोनों को इक्वेट करोगे तो d7 आ जाएगा। क्या बोलो d क्या आ गया बच्चों 7 आ गया। और फर्स्ट और लास्ट को इक्वेट करो 1/2 c/4, तो c कितना आ गया 2। अब c और d की तो देखो कितनी आसानी से मैंने वैल्यू ही निकाल दी। c और d निकल गए तो बस a और b निकालना तो अपना बाएं हाथ का खेल है। अब बच्चों डायरेक्शन रेशियो को क्या कर दो पुट कर दो, डायरेक्शन रेशियोज आर इन सेम रेशियो। c और d निकल गया, a और b बच्चों अब यहाँ से निकाल लेते हैं। देखो डायरेक्शन रेशियो 5a माइनस ए बी, मैं लिख रहा हूँ 5a माइनस ए बी अपॉन नीचे वाले के क्या थे -2। ठीक है इसको -2 लिख देते हैं। और ये क्या है बच्चों 5 + b² और माइनस का भी साइन है। और नीचे कितना आएगा फिर ये आएगा बच्चों d, ये आ जाएगा d और इक्वल टू ये क्या आ गया बच्चों a + ab अपॉन -4, a + ab अपॉन -4। अच्छा d की वैल्यू कितनी है 7 रख दूं क्या? ये d जो है बच्चों इसकी जगह मैं क्या रख देता हूँ 7 रख देता हूँ, है ना। अब आप बताओ किसको इक्वेट करोगे? किसी को भी कर लो, आई थिंक जो है पहली और लास्ट को कर लो। और किसको इक्वेट करना चाहिए कि आंसर हमारा इजीली आ जाए? मैं पहली और लास्ट को कर रहा हूँ, क्यों पता है मेरे को ऐसा लग रहा है इसमें से भी a कॉमन आ रहा है और इसमें से भी a कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से a कॉमन ले लो 5 - b और वहां से भी a कॉमन ले लो, ये आ गया। और अब यहाँ से क्या है देखो -2 ये 2 पे कट जाएगा, a से a कट गया। अब देखो a से a मैं काट तो देता हूँ लेकिन बच्चों आपको पता है ना a से a जब ऐसे कैंसिल करते हैं तो उसको फिर 0 भी पुट किया जाता है। उसको क्या पुट किया जाता है 0 भी। बट अब देखो यहाँ पे बच्चा इंटीजर टाइप क्वेश्चन में यही तो कंफ्यूज होता है कि a से a काट दिया तो उसको 0 भी तो हो सकता है भाई। a अगर 0 हो गया तो ये इक्वेशन ट्रू होगी ना। बट अब यहाँ पे a 0 क्यों नहीं हो सकता मैं बताता हूँ आपको। अगर a 0 हो गया आप मेरे को बताओ इफ a = 0 तो ये पूरी चीज क्या होगी 0 होगी। तो इसका मतलब फिर -5 + b²/7 को भी 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब b² + 5 को 0 होना पड़ेगा, यानी कि b² को -5 होना पड़ेगा। बट ये तो रियल नंबर के लिए पॉसिबल है ही नहीं ना बच्चों, किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव कैसे हो सकता है? इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ पे a 0 नहीं हो सकता, समझ गए। तो बस अब यहाँ से b की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगा b + 1 = 10 - 2b। तो ये 3b = क्या आ गया 9। b कितना आ गया बच्चों 3, b3 आ गया। अगर b3 आ गया तो अब तो बस a निकल ही जाएगा। अब बस लास्ट की दो को इक्वेट कर लो। देखो लास्ट 2 से -5 - b² अपॉन 7 = a + a × b। b कितना है 3 और ये कितना है -4। तो इस -4 को क्रॉस करो तो कितना आ जाएगा 20 + 4b² और b² तो 9 है ना। और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर तो ये कितना हो गया 4a। तो कितना हो जाएगा बच्चों 28a। तो ये कितना हो गया 56 = 28a। तो a कितना आ गया बच्चों 2। चारों वेरिएबल की वैल्यू मैंने निकाल के दिखा दी। तो फाइनल आंसर क्या है अपना a + b + c + d। a कितना 2, b कितना 3, c कितना 7 और c 7 नहीं था, c कुछ और था, c 2 था, c कितना था 2 और d कितना था 7। तो ये कितना आ गया बच्चों 7 आई थिंक ये हो गया 7 ये हो गया है ना 14 इस क्वेश्चन का बच्चों करेक्ट आंसर है ना। आसानी से मैंने आपको सारी वैल्यू निकाल के दिखा दी। तो ये बच्चों 2025 के अप्रैल सेशन में जो भी वेक्टर और 3D के सारे क्वेश्चन थे 27 हमने सारे के सारे बच्चों अच्छे तरीके से सोल्व कर लिए।